आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ टेक्निकल नॉलेज जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में ऐसी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहली बार आप लोगों को देखने को मिलती है। पहली बार आप टोकन पॉकेट पे आते हैं, पहली बार आप जॉइनिंग्स करते हैं, पहली बार आप सारी चीज़ें बहुत नई-नई चीज़ें आप फेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे नए-नए शब्द होते हैं जो लाइक आप लोगों को पहली बार सुनने को मिलते हैं इस बिज़नेस में आने के बाद में। बहुत सारे अप्लायंस उनके ऊपर बातचीत हम लोगों के साथ में करती है, लेकिन हमें कई बार समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये चीज़ें होती क्या है? और डेफ़िनेटली लाइक बेसिक से हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आज मैं बेसिक लेवल पे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आने वाले टाइमिंग में हम बहुत सारी प्रीमियम लेवल की, प्रो लेवल की बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और बहुत कुछ हम लोगों को टेक्निकल इस फ़ील्ड के अंदर बहुत कुछ सीखना है। तो उसके लिए हमारी ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो नॉलेज है, वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, राइट? तो आज हम लोग हमारे बिज़नेस से रिलेटेड एक जो टेक्निकल जो सारे टॉपिक्स हैं और टर्म्स हैं, उनके ऊपर आज हम लोग डिटेल में यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो फुल्ली फ़ोकस होकर के अटेंशन के साथ में आपको सेशन को अटेंड करना है। लाइक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो और कोई चीज़ लाइक जो स्क्रीन पे नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ बोली है, तो उसको आप लोग जो है राइट डाउन भी कर सकते हो अपनी डायरी। सबसे पहले जैसे ही आप लोग जॉइन करते हैं, जैसे ही आप लोग जॉइन करते हैं, तो सबसे पहले आपके सीनियर ने आपको बताया होगा कि भई आप प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पे जाकर के एक वॉलेट होता है, उसे आप डाउनलोड कर लो। तो आपको ट्रस्ट वॉलेट बताया होगा, टोकन पॉकेट बताया होगा या मेटामास्क बताया होगा। तो वो होता है क्रिप्टो वॉलेट। उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो वॉलेट, है ना? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है? क्रिप्टो वॉलेट वो जगह होती है जहाँ तुम अपने क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हो। यानी कि आपके पास में जो भी डिजिटल करेंसी है, ठीक है? जो भी लाइक ये जो डिजिटल वर्ल्ड है जिसके अंदर हमने जॉइन किया है, जो पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, ये जो मेटा वर्ल्ड है, ये लाइक हमारी करेंसी यानी कि हमारे रुपए में तो ये सिस्टम नहीं चलता है, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पर हम हमारे डिजिटल करेंसी को, हमारे डॉलर को, हमारी यूएसडीटी को, हमारे क्रिप्टो करेंसी को, हमारे सीएस कॉइन को, यानी कि एवरीथिंग ये जो भी है लाइक जिससे हमारा फंड का ट्रांज़ैक्शंस होता है, हमारी अर्निंग होती है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन्हें स्टोर हम लाइक कर सकें एक जगह, राइट? उसके लिए ये क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्रिप्टो हमारी कॉइन को स्टोर कर सकते हैं, किसी को भी सेंड कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको मुझे सेंड करना है, मुझे आपको सेंड करना है, तो हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। रिसीव कर सकते हैं, यानी कि रिसीव कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन से। वॉलेट अच्छा, अब यहाँ पर इस बात को और थोड़ा-सा अच्छे से समझो कि जो ये वॉलेट्स होते हैं ना, एक्चुअली ये जो कॉइन होते हैं, ये जो डिजिटल करेंसीज़ जो होती हैं, ये कभी भी लाइक वॉलेट में नहीं होते हैं। ये वॉलेट में नहीं होते, ये दिखते हमें वॉलेट में ज़रूर हैं, लेकिन ये वॉलेट पे नहीं होते हैं। एक्चुअल में रियल बेसिस पे अगर मैं बताऊँ तो ये जो कॉइन्स होते हैं, ये रहते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर हैं। ये सब लोग अपनी-अपनी ब्लॉकचेन पे रहते हैं, राइट? ये कोई सॉफ्टवेयर पे नहीं रह सकते। ये कॉइन सॉफ्टवेयर पे आ ही नहीं सकता, राइट? वरना इसका जो लाइक जो डिसेंट्रलाइज़ेशन है, वो खत्म हो जाएगा। तो वॉलेट के अंदर सिर्फ़ इसका हमें एक्सेस मिलता है। वहाँ हम इसे सिर्फ़ लाइक देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बट एक्चुअल में ये जो कॉइन होते हैं, ये रहते अपनी-अपनी ब्लॉकचेन पे है। और आपको पता होगा जब हम वॉलेट को स्टार्ट करते हैं, तो वॉलेट ओपन होने से पहले ही हम लोग ब्लॉकचेन का वहाँ पर चुनाव करते हैं और मल्टीपल वॉलेट भी आप लोग बनाते हो, मल्टी साइन वॉलेट बनाते हो या पर्टिकुलर किसी ब्लॉकचेन का भी आप लोग वॉलेट क्रिएट करते होंगे। जैसे कि अभी हम मोस्टली आप लोग पॉलीगन का सिलेक्शन करके देन उसके बाद में आप अपने वॉलेट्स को क्रिएट करते होंगे। तो यहाँ पर जो ये वॉलेट होता है, यहाँ पर हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो जैसे कि हम थोड़ा-सा इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करें, जो वॉलेट्स होते हैं, ये जो क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। पहला जिन्हें हम बोलते हैं हॉट वॉलेट और एक होता है कोल्ड वॉलेट। जो हम यूज़ करते हैं, जो कि ऑनलाइन होता है, इसे हम हॉट वॉलेट बोलते हैं। जिसे आप लोग यूज़ करते हैं, हम लोग अभी मोस्टली यूज़ करते हैं, इसे हम हॉट वॉलेट बोलते हैं। लेकिन साथ में एक और वॉलेट होता है, जिसे कोल्ड वॉलेट बोला जाता है। ये ऑफ़लाइन में भी काम आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ऑफ़लाइन में कैसे डिजिटल वॉलेट काम आता होगा? लाइक कि ये तो कोई ऐसी लाइक करेंसी नहीं है जिसको हाथ में लिया जा सके, तो कहीं ऑफ़लाइन अपने वॉलेट में रखा जा सके। तो नहीं, इसके ऊपर भी चलो थोड़ा-सा भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉट वॉलेट की, यानी कि जो ऑनलाइन वॉलेट होते हैं, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, इनकी क्या ख़ास बात है? आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टेड है, तो ये वॉलेट आपका वर्किंग
करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आप इसे ऑनलाइन अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन करके इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ईजी होता है यूज करने में, आप लोग यूज करते होंगे। फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, फ्री में इसको आप यूज कर सकते हैं। तो बिगनर्स यानी कि नए पर्सन के लिए परफेक्ट होता है, जैसा कि आप और हमारे लिए है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करें मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइन बेस वॉलेट, टोकन पॉकेट, ये सारे के सारे हॉट वॉलेट हैं। हम लोग ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट और मेटामास्क, इन तीन का ज्यादातर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। मोस्टली आप सब लोगों के पास में टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड होगा, तो आप ये दो ऐप जरूर अपना डाउनलोड करके रखो, ताकि कभी एक में अगर कभी कोई एरर आ रहा हो तो सही पर्टिकुलर वहां पे यूज कर पाए। तो ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट, ये दो जरूर आप लोग डाउनलोड करके रखो, और आप लोग मेटामास्क को भी डाउनलोड करके रख सकते हो, राइट। उसके बाद में सेकंड होते हैं कॉल्ड वॉलेट। कॉल्ड वॉलेट एक तरीके से कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा पेन ड्राइव नहीं होता, यूएसबी डिवाइस नहीं होती हमारी पेन ड्राइव वगैरह, यूएसबी डिवाइस, इस तरीके से एक फिजिकल के अंदर एक वॉलेट होता है, राइट। उसके अंदर इंटरनेट का उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो लाइक ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, अपने हाथ में हम उसको रख सकते हैं, राइट। वो बहुत सुरक्षित होता है, लाइक क्योंकि अपने हाथ में है तो कोई और उसके अंदर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। ये उसकी खास बात है, ये उसके फीचर है। हेक होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल 0% उसके अंदर हो जाते हैं। तो जितने भी लोग जो बड़ी अमाउंट रखते हैं, यानी कि जो लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए को यूएसडीटी के रूप में, क्रिप्टो करेंसी के रूप में, सीएस के रूप में, बिटकॉइन के रूप में, जितने भी लोग डिजिटल करेंसी के रूप में अपनी पूरी लाइक पूंजी को, अपनी पूरी लाइक पूरा पैसा जो है वो लोग उसमें रखते हैं, तो वो लोग फिर लाइक मोबाइल के ऊपर ही सिर्फ वॉलेट के अंदर ना रख करके, वो लोग ऐसे कोल्ड वॉलेट बाई करके और उसके अंदर अपनी सारी करेंसीज को रखते हैं। आने वाले टाइमिंग में जब आप लोग बड़ी अर्निंग्स करोगे, आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि सर लाखों रुपए हमारे वॉलेट में रखे हुए हैं, लाखों रुपए के डॉलर सीएस हमारे वॉलेट में रखे हुए हैं, तो आप लोग भी 10-20 हजार रुपए का मार्केट के अंदर से जाकर के और कोल्ड वॉलेट बाई कर सकते हो, उसके अंदर आप अपना पूरा फंड स्टोर कर सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ वॉलेट्स के नेम हैं, तो आप इन्हें, हम लोग इसे यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर, राइट। तो हमें बहुत बड़ा पैसा कमाना है, और ऐसे कोल्ड वॉलेट के अंदर हमारा जो पैसा होगा वो बहुत ज्यादा सेफ होगा। मतलब दोस्तों इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों की सिंपल भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो जो ये वॉलेट होता है वो एक तरीके से बैंक होता है। जैसे बैंक होते हैं, बस इतना होता है कि जो बैंक होता है वो बैंक के ऑनर, उसके एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। लेकिन ये जो वॉलेट्स होते हैं, ये लाइक इनका जो कंट्रोल है ये उसी व्यक्ति के पास में है जिसके पास में इसकी 12 नंबर या 24 नंबर की प्राइवेट की होती है, जो आपको मिली होगी, राइट। तो सिर्फ जिस इसका जो कंट्रोल है वो सिर्फ आपके हाथ में होता है, किसी और के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं होता। इसमें पैसा सेंड करना है, रिसीव करना है, रखना है, कितना रखा है, उसमें क्या चीजें हैं, वो सिर्फ आपके कंट्रोल में होती है, और दूसरा उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट। सेकेंड थिंग, जैसे ही आप लोगों के वॉलेट क्रिएट हुए होंगे, वॉलेट क्रिएट होते ही आप लोगों के सामने एक 12 नंबर का एक डिजिट आया होगा, उससे बोलते हैं हम लोग प्राइवेट की, राइट। प्राइवेट की या सीड फ्रेज भी उसको बोला जाता है, राइट। गॉट इट, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सीड फ्रेज भी उसको बोला जाता है और प्राइवेट की भी उसको बोला जाता है। अभी ये क्या होती है, जब आप अपने वॉलेट को बनाते हैं तो वो वॉलेट आपका है, इस बात की आइडेंटिटी होती है ये की, यानी कि जो सीड फ्रेज होते हैं वो कुछ वॉलेट्स के अंदर जो है 12 नंबर के होते हैं और कुछ 24 नंबर के। आप मोस्टली पॉलीगन के ऊपर जब अपना वॉलेट क्रिएट करते होंगे तो आपको 12 नंबर की एक की मिलती होगी, राइट। जिसके पास में भी वो की नहीं है, तो मतलब वो उस वॉलेट का मालिक है ही नहीं। तो वो 12 नंबर का जो की है वो आपको अपने पास में, खुद के पास में रखना होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है एप्पल, लेमन, टाइगर, ट्री, येलो, ग्लास, मंकी। रैंडम स्पेलिंग से इनका क्या मतलब है? लेकिन दोस्तों एक सही सीक्वेंस में, सही स्पेलिंग में, सही तरीके से व्यवस्थित 12 नंबर की जो एक साथ वर्डिंग्स जो ये होती है ना, ये एक तरीके से आपके वॉलेट की चाबी होती है दोस्तों। अगर ये चाबी आपसे गुम गई, ये 12 नंबर अगर आप लोगों से डिलीट हो गए, आपके पास में लिखे हुए नहीं है, आपके पास में है ही नहीं, आप खत्म कर दिए, आपको गुम चुके हैं, कुछ भी हो गया, खो गए हैं अगर ये आपसे, तो ये मान के चलो आपका वॉलेट खो गया है। आपके वॉलेट में जितना भी पैसा रखा हुआ है, इनकम है, वो सारी आपकी खो चुकी है। इनफैक्ट अगर ये वॉलेट आपने कनेक्ट कर रखा है हमारे मेटावेल कम्युनिटी के साथ में, और अगर वो की अगर आपकी गुम गई, तो ये मान के चलो मेटावेल का बिजनेस, चाहे आपके 12 लेवल हो, चाहे आपका लाखों का फंड हो, चाहे आपको महीने की करोड़ों की इनकम आ रही हो, उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, कुछ भी आप यूज नहीं कर पाओगे, अगर ये 12 नंबर की आपकी गुम हो जाती है तो। इसलिए मोस्ट
वहाँ पर भी ये की आपके पास में आपको पता है, उस की को अपने कुछ अच्छे कागज़ों के अंदर प्राइवेट लाइक उसको लिख करके, फ़ोल्ड करके उन्हें अपनी तिजोरियों में, अपनी सेफ जगह में, अपनी ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग रीच ना कर सके, लोग ना पहुँच सके, ऐसी जगह पर और वो कभी गुमे भी ना। जब आप चाहो तब आप उसको तुरंत आप वहाँ से लेकर के और आप अपने मोबाइल में एक्सेस कर सको, ऐसी जगह पे ज़रूर लिखो। क्योंकि देखो मोबाइल गुम सकता है, नया आ जाएगा, राइट? अ, वॉलेट डिलीट हो सकता है, एवरीथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है, फ़ोन हैक हो गया, गुम हो गया, लाइक कुछ भी हो सकता है ना, स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो बिल्कुल रखनी ही नहीं चाहिए। अच्छा कुछ इम्पोर्टेंट बात है, इसे किसी के साथ में शेयर मत करना, राइट? ये जो 12 नंबर की होती है, ये किसी को शेयर नहीं करनी होती है। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट में इनको कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि मोबाइल हैक होते टाइम नहीं लगता। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हैक होने में कोई टाइम नहीं लगता। कभी किसी को सेंड मत करो ये, राइट? अगर कोई आपसे ये सीड फ्रेज मांग रहा है, 12 नंबर की कीज अगर आपसे कोई मांग रहा है, कोई भी पर्सन अगर आपसे मांग रहा है, तो वो एक तरीके से मान के चलो स्कैम है। क्यों? क्योंकि वो आपकी परमिशन के बिना आपके वॉलेट में से फंड निकाल सकता है, अगर किसी गलत इंसान के पास में आपकी प्राइवेट की चली गई तो। तो दोस्तों अपने ये आपका अकाउंट है, इसकी और ये अकाउंट की चाबी है, आपके लॉकर की चाबी है, ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है और प्राइवेटली इसको 2-4 जगह लिख करके रख लो। और सच बताऊं तो समझदारी इस बात में है कि हो सके तो इस 12 डिजिट को याद ही कर लो। और ट्रूली आई स्पीक कि मैंने तो याद करा हुआ है। मेरे 12 नंबर की जो है वो मैंने याद की हुई है और हालांकि मैंने लिख करके भी रख रखी है, बाई चांस मैं भूल जाऊं कभी तो फिर तो मिस्टेक हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड उस चीज को लिख करके रखा भी हुआ है और मैंने उसको याद भी कर रखा है। तो आप लोग भी ऐसा करें। नेक्स्ट जैसे ही आपका वॉलेट क्रिएट हो गया कि आपके पास में आ गई, वॉलेट आपके सामने आ जाता है, वहां पर फिर आपको अपलाइन बात करती है कि भाई आप अपना एड्रेस सेंड करो। एड्रेस, अब कई सारे लोगों को मैंने एक बार क्या हुआ, मैंने किसी पर्सन को बोला कि लाइक आपका एड्रेस सेंड करो मुझे। तो लाइक मेरी गलती थी हालांकि कि मुझे नए पर्सन को डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बट मैंने जैसे उनको बोला एड्रेस सेंड करो तो उन्होंने अपने घर का एड्रेस मुझे भेज दिया, राइट? गली मोहल्ले का नाम और उनकी सिटी का नाम उन्होंने मुझे भेज दिया। बोले सर ये मेरा एड्रेस है। फिर मैंने बोला, मैंने कि भाई ये एड्रेस नहीं, वॉलेट एड्रेस मुझे सेंड करो। बोले सर वो क्या होता है? तो मैं बता देता हूँ कि क्रिप्टो रिसीव करने के लिए आपका जो यूनिक एक डिजिटल नंबर होता है, जैसे बैंकों के अंदर अपना अकाउंट नंबर नहीं होता क्या, यानी कि अपन किसी को अकाउंट नंबर दे दिए, जैसे अपने बैंकों की यूपीआई में हमारा मोबाइल नंबर होता है, बैंक अकाउंट में हमारे अकाउंट नंबर होते हैं, ऐसे वॉलेट के अंदर वॉलेट एड्रेस होते हैं, राइट? तो जैसे अकाउंट नंबर से आप एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हो, एक दूसरे को पेमेंट भेज सकते हो, ले सकते हो। ऐसे ही लाइक वॉलेट एड्रेस के माध्यम से हम एक दूसरे के वॉलेट में यानी कि एक दूसरे को अपना जो करेंसी है वो एक दूसरे को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है? जैसे आपको मुझे देना है, मुझे आपको देना है, तो अपन उसके लिए ये एड्रेस यूज करते हैं। अब आप अपने वॉलेट पे जाओगे तो वहां पर आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, सेंड, रिसीव, स्वेप, ऐसे आपको ऑप्शन आएंगे। तो जैसे ही आप लोग रिसीव पे क्लिक करोगे, कहाँ क्लिक करोगे? रिसीव पे। रिसीव पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो एक तो आपके सामने आ जाएगा बारकोड, एक क्यूआर कोड जैसा आ जाएगा और उसके नीचे आपको एक ऐसा, जैसे ये एग्जांपल फॉर मैंने रेड कलर का ये जो लिखा हुआ है ना इस तरीके से, ये किसी के वॉलेट का एड्रेस है ना? तो ये इस तरीके का एक एड्रेस होगा जो वहां लिखा होगा और उसके जस्ट नीचे कॉपी करने का ऑप्शन होगा। आप जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे ये एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा और अब आप इस एड्रेस को किसी को भी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। एड्रेस जो है वो किसी को भी सेंड किया जा सकता है, राइट? जो एड्रेस होता है वो किसी को भी सेंड कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इस एड्रेस से कोई आपके वॉलेट में फंड डाल ही सकता है, मतलब आपके वॉलेट में फंड पैसा जो है वो भेज ही सकता है, ले सकता, निकाल नहीं सकता। तो इसे आप किसी के साथ में भी शेयर करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप मुझे ये शेयर करोगे तभी मैं आपको करेंसी सेंड कर पाऊंगा, ठीक है? तो इसको आप कॉपी करके और अपने व्हाट्सएप पे पेस्ट करके और किसी को भी सेंड कर सकते हो, उस व्यक्ति को जो आपको फंड डालना चाह रहा है। और अच्छा इसमें भी मैं थोड़ा सा एक बात जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर मेरे मन में आया है तो भाई मार्केट के अंदर बहुत सारे हैकर हैं, मार्केट में बहुत सारे हैकर है। किसी भी तरीके से वो आपके कांटेक्ट में आएंगे और किसी भी तरीके से, लाइक देखो हैकर्स का कुछ नहीं कहना, वो लोग पता नहीं क्या चार तरीकों से आपको चार आपकी इंफॉर्मेशंस निकाल लेंगे। हो सकता है आपसे की लेने की कोशिश करें, हो सकता है आपके फोन वगैरह हैक कर लें और लाइक किसी भी तरीके से वो आपके साथ में कोई भी कारस्तानी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू, मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि डॉलर ले बाय करना, खरीदना, बेचना, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो डील्स हैं, ये सिर्फ आप अपनी अपलायंस के साथ में करें।
अपनी अप्लायंस के साथ में आपकी अप्लायंस से ही डॉलर लें, उन्हीं से पैसा विड्रॉल करें, राइट? रुपए के बदले में करेंसी, करेंसी के बदले में जो रुपया लेन देन आपको करनी है वो अपनी अपलाइनों के साथ में ही करें, क्योंकि वहां आप लोग सेफ हैं। लेकिन बाहरी मार्केट के अंदर आप किसी के ऊपर बिलीव ना करें, कोई और अदर पर्सन को आप अपने वॉलेट की ना दें, किसी को अपना वॉलेट ना दिखाएं, आपके वॉलेट में कितना फंड है, क्या चीजें हैं, इसकी इंफॉर्मेशन पर्सनली भी किसी को ना दें। कई बार रिश्तेदारी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ही ट्रस्ट वर्दी होते हैं, और लाइक जब हम कभी उनसे बात करते हैं कि लाइक हाँ क्या वर्क आप करते हो, तो आप बताते हो कि हम डिजिटल में ऐसे वर्क करते हैं, ऐसे हमारा टोकन पॉकेट है, ऐसा है वैसा है। अब मान लो कि वो पर्सन थोड़ा सा जानकारी रखता है, नॉलेज रखता है, तो वो क्या सोचता है, वो कई बार आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है। उसको क्या लगता है, यार आप तो नए हो, आपको तो पता चलेगा ही नहीं, और वो आपके साथ आपके वॉलेट के साथ में छेड़खानी कर सकता है। उस वॉलेट पे जाकर के वो आपकी भी निकाल सकता है परमानेंट टाइम के लिए। हो सकता है आपने ना दी हो, लेकिन अगर आपका फोन उसके हाथ में चला गया गलती से, तो वो ऐसा कर सकता है। तो अपने रिश्तेदार, फैमिली मेंबर और उन सब लोगों से भी आपको अपने वॉलेट को बचा करके रखना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट एक और डिजिट है जिसको हम समझेंगे, इसको हम बोलते हैं गैस फीस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए हम लोग डॉलर बाई करते हैं, ठीक है? स्लॉट बाई करने के लिए हम डॉलर बाई करते हैं, यूएसडीटी बाई करते हैं। लेकिन उसके साथ में हमें वहां पर जरूरत होती है पोल की, POL करके एक और होता है, जिसको आपको सेलेक्ट करवाती होगी आपकी अपलाइन, या उसमें सेलेक्ट आता है ऑलरेडी आपके वॉलेट में। तो POL लिखा होता है, पोल। ये एक्चुअली पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर ये चार्जेस के रूप में यूज होती है। यानी कि गैस फीस क्या होती है, कि जिस ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा प्लेटफॉर्म रन कर रहा है, प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, तो जिस प्लेटफॉर्म पर अगर काम कर रहे हैं, तो उसको उसके बदले में हमें कोई ना कोई फीस तो देनी पड़ेगी ना। तो एक बहुत ही माइनर फीस की जरूरत होती है, बहुत ही माइनर, लाइक पांच सात पॉल आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा $1 ना, $1 का पॉल आप बाई कर लें, और आप अपने वॉलेट में उसको जरूर रखें, ठीक है? $1 से $2 का आप बाई करके और अपना पॉल अपने वॉलेट में जरूर रखें, क्योंकि इसके बिना आपका कोई भी सिस्टम रन नहीं करता है। तो इसे हम गैस फीस बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर गैस फीस क्या होता है, तो ये होता है गैस फीस, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं यूएसडीटी। गैस फीस पोल के साथ में हम लोग अपने वॉलेट में ऐड करते हैं यूएसडीटी। अब ये यूएसडीटी क्या है, तो मैं बता दूं कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा $1 के बराबर रहती है लगभग, ठीक है? एक यूएसडीटी मतलब 1 यूएसडीटी, यूएसडी लगभग 90 से 95 रुपए के बीच में, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इसकी प्राइस वैल्यू करती है। कई बार 92, 93, 94, 95, इसकी डिमांड एंड सप्लाई कितनी है उसके अनुसार ये चीज जो है वो मैच करती है, राइट? इसमें बहुत ज्यादा करेक्शंस नहीं आता, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी इसका कोई ट्रेड नहीं होता। तो लाइक ये बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, ऐसा इसके साथ में नहीं है। ये एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है? और ये क्रिप्टो वर्ल्ड का एक डिजिटल डॉलर है, आप ये कह सकते हो, राइट? जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर फिएट करेंसी के अंदर डॉलर का यूज होता है, जो अमेरिका की करेंसी है, राइट? वैसे ही ये मान के चलो कि क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर इस डिजिटल डॉलर को यूज किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग गूगल पे देखते हैं या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, तो जहां हम डॉलर को सुनते हैं, तो दोस्तों वो डॉलर और ये यूएसडीटी दोनों अलग अलग है। हाँ, मानता हूं कि हम लोग एक सिंपल भाषा में इसको डॉलर बोल देते हैं, लेकिन ये वो वाला डॉलर नहीं है। यानी कि जो अमेरिका यूज करता है, अमेरिका की जो फियाट करेंसी है, वो एक अलग डॉलर है, वो यूएस डॉलर होता है। और ये जो है, ये यूएसडीटी है, जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के ऊपर ही काम करता है। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना, ऐसे होता है यूएस डॉलर, तो प्रॉपर कागज का बना होता है उनके यहाँ पे भी। लेकिन ये तो कागज पे आ ही नहीं सकता, ये तो यूएसडीटी है, ये तो ब्लॉकचेन पे रहेगा ऑलवेज, जिसको आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, सेंड एंड रिसीव कर सकते हो अपने वॉलेट के माध्यम से, राइट? तो इसे स्टेबल कॉइन क्यों कहते हैं, क्योंकि और इसका क्यों यूज बेहतर है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि डिजिटल करेंसीज जो होती हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, इनके ऊपर मार्केट में ट्रेड होती है, तो इनकी प्राइस ऊपर नीचे होती है। अब मान के चलो कि हमें अपना जो अमाउंट है वो हमें सेफली रखना है, कि भाई लाइक हमें कोई रिस्क उसके ऊपर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ स्टोर करना है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, कोई लॉस भी नहीं चाहिए। अब अगर मान लो हम बिटकॉइन की फॉर्म में रख रहे हैं, इथेरियम की फॉर्म में रख रहे हैं, या किसी भी फॉर्म में रख रहे हैं, तो उसकी प्राइस तुरंत टाइमिंग में उसकी प्राइस कम भी हो, ज्यादा भी हो सकता है। हमारा मोड
मोड अगर इन्वेस्टमेंट का है लॉन्ग टर्म पे, तो चलो हम बिटकॉइन के रूप में बाई कर लें। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट का मोड नहीं है, हमारा मोड है कि सिर्फ वो हमारी सेविंग है, रखी हुई है, कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हमें तुरंत यूज करना पड़ सकता है। उस वक्त उसकी प्राइस लो हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यूएसडीटी में हम अपना सारा फंड जो है वो रखना प्रीफर करते हैं, क्योंकि इससे इसमें हमारी जो प्राइस है वो कम ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। और ये जो यूएसडीटी है, ये यूएसडी थिएटर करके एक बड़ी लिमिटेड कंपनी है, वो इसको इसके फंड को और इसकी लिक्विडिटी को मैनेज करती है। राइट। और आज मुझे लगता है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई यूज केस है तो वो यूएसडीटी का है, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन है और इसी के रूप में अधिकतर फंड जो है वो स्टोर है लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चलो सारी चीजें हो गई, यूएसडीटी आपने मंगा लेते हो, आप पोल आप मंगा लेते हो, एड्रेस से आपने रिसीव कर लिया, सेंड कर लिया, सारी चीजें। अब आप अपने स्लोट बाई करते हो, राइट। जैसे ही अपने स्लोट बाई करते हो तो वहां पर एक और थीम आती है, एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बना हुआ कोई भी प्रोजेक्ट जिसको कोई भी चीट नहीं कर सकता, जिसके अंदर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होती है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है साफ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा ऑटो रनिंग कंप्यूटर कोड है जो ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, खुद ब खुद रूल्स फॉलो करके काम करता है, बिना किसी इंसान, बैंक या कंपनी के। यानी कि दोस्तों, ये एक तरीके से ऐसी कोडिंग की जाती है, जो डेवलपर्स होते हैं वो एक ऐसी कोडिंग करते हैं जो कि ऑटो रनिंग होती है, कंप्यूटर्स के ये कोड्स होते हैं, और इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जैसे ही इसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है, कोडिंग सेट कर दी जाती है, तो उसके बाद में ये किसी भी इंसान की बात नहीं मानता, किसी लाइक जो इसका डेवलपर होता है उसकी बात नहीं मानता, यानी कि इंसान के कंट्रोल में ये पूरी तरीके से नहीं होता है, ये अपने खुद के जो कोडिंग के टाइम पे जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स को ये फॉलो करता है। राइट। और यहाँ पर कोई इंसान, बैंक, कर्मचारी, कंपनी, गवर्नमेंट या किसी भी पर्सन, ह्यूमन बीइंग का इसके ऊपर कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। राइट। मतलब एक बार जो सेट होकर के डिप्लॉय हो गया वो हो गया। राइट। जैसे कि आज हम यूज करते हैं हमारे स्लॉट बाय करते टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, है ना। तो वो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारे जो स्लॉट है, हमारा जो ये टेक्टाइल प्रोग्राम है, ये पूरी तरीके से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ब्लॉकचेन के अंदर कनेक्टेड है। राइट। तो ये सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड सेफ है हमारे लिए। राइट। तो कोई यहाँ पर हमारे साथ में कभी भी किसी भी तरीके का चीट नहीं कर सकता, पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। जैसे कि अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट प्लस कोड इज इक्वल टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, चलाने वाला कोई आदमी नहीं होता है, एआई एंड ब्लॉकचेन के ऊपर ये ऑटो रन करता है, कोड खुद ऑटोमेटिकली काम करता है, किसी भी तरह की चीटिंग्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं उदाहरण के माध्यम से आपको आसान तरीके से अगर समझाऊं, मान लो आपने किसी को कोई क्रिप्टो भेजी, राइट, कोई पेमेंट आपने किया, मतलब आपने अपना कॉइन किसी को भेजा, सेंड किया, बदले में आपको उससे एक एनएफटी लेनी है। जैसे मान लीजिए कि हमें स्लॉट लेना होता है, तो हमने किसी, जैसे अपन ने अपना यूएसडीटी के बदले में अपन ने सीएस बाई करना है, या सीएस के बदले में हमें अपना स्लॉट बाई करना है, जो कि हमारे मेटावेल टेक्टाइल सिस्टम के अंदर है। मान लो हमें हमारे सीएस या किसी क्रिप्टो कॉइन या किसी यूएसडीटी से हमें अपनी एनएफटी बाई करनी है। राइट। ऐसा ही तो ना है, अपन ने भेजना है और उससे सामने वाले से अपन को लेना है। अब नॉर्मल वर्ल्ड जो होता है, नॉर्मल जो दुनिया होती है, उसके अंदर क्या हो सकता है? जो सेलर है ना, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। पेमेंट, जैसे कि मान लो आपने इधर से पेमेंट भेज दिया, अब सेलर क्या फ्रॉड कर सकता है? मतलब वो उधर से आपको अपनी जो जो बदले में आपको चाहिए, एनएफटी, करेंसी या एवरीथिंग, कुछ भी, तो वो आपको भेज भी सकता है और रोक भी सकता है कि नहीं? पेमेंट के बाद चीज नहीं भी दें तो ना दें, आप उसका क्या कर लोगे? यानी कि मिडल मैन वहां पर जो है वो चाहिए होता है नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर अपन को, है ना। तो लाइक कि जिसमें हम ट्रस्ट कर सके, है ना, मिडलमैन के रूप में, मतलब एक ट्रस्ट ही काम आता है कि अपन ने कोई चीज दी और उसके बदले में उसने चीज दे दी, चलो ये तो एक ट्रस्ट वर्दी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और आने वाले टाइमिंग में दोस्तों इस तरीके के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई, इसीलिए आज दुनिया के बड़े बड़े लोग इसको यूज करते हैं, और लाइक मोदी जी और सब लोग बोलते हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर सारा सिस्टम अप्लाई करना चाहिए, ब्लॉकचेन के ऊपर सारी चीजें तैयार की जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करती है। राइट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स जो होते हैं वो कोड में लिखे होते हैं, जैसे ही पेमेंट होती है वो ऑटो सेंड कर देता है। जैसे ही जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने कंफर्मेशन किया, तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारा इधर से हम अपने हमारा अंगूठा लगाते हैं या हम हमारे जैसे ही पासवर्ड डालते हैं, हम इधर से जैसे ही वेरीफाई करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो जैसे ही इधर से फंड कट होता है, उधर से हमारा तुरंत हमारे स्लॉट बाय हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आपके वॉलेट से यूएसडीटी यानी कि सीएस
हो गई हो और उधर से आपके स्लॉट बाई नहीं हुए होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी जैसे कि अपन ट्रांजेक्शन करते हैं, डॉलर एक दूसरे को सेंड करते हैं, सीएस एक दूसरे को सेंड करते हैं, सीएस हम बाई करते हैं। एक तरीके से अगर कभी कंफर्मेशन में भी चल जाता है या कभी कोई मान लीजिए प्रोसेस कैंसिल भी अगर बाई चांस हो जाता है, तो एटलीस्ट जो सेंडर है उसके पास में वो फंड बना रहता है। ऐसा नहीं होता कभी कि लाइक सामने वाले ने रिसीव कर लिया और उसके बदले में जो चीज हम बाई कर रहे हैं वो अपन को नहीं मिली, ऐसा कभी भी नहीं होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। कोई इंसान बीच में नहीं होता तो कोई इसके अंदर फ्रॉड नहीं कर सकता। ये पूरी जो प्रोसेस होती है, चाहे आपका एक दूसरे के ऊपर, सिस्टम के ऊपर या इंसान के ऊपर या जिससे भी आप लेन देन कर रहे हो उसके साथ में आपका चाहे जीरो ट्रस्ट हो, लेकिन तुरंत ये जो वॉलेट्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये पूरी तरीके से सेफ होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जो सभी चीजें डिजाइन होती है, राइट। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करते हैं, हमारा जो सिस्टम है मेटावेल वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे काम करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट। वैसे तो आप लोग रेगुलर मीटिंग्स में आते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि ब्लॉकचेन जो है वो एक तरीके से एक ऐसा डिजिटल लेजर होता है, एक तरीके से एक ऐसा बही खाता होता है जिसके अंदर जो डेटा है वो ब्लॉक के रूप में स्टोर किया जाता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होते हैं। डिसेंट्रलाइज यानी कि इसका कोई एक मालिक या इसको एक कोई व्यक्ति कंट्रोल करने वाला नहीं होता, ये ऑटो कनेक्ट, ऑटो रनिंग ये कहीं ना कहीं होते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले के लोग जब भी कोई लेन देन करते थे या कोई भी एक दूसरे को कोई भी चीजें होती थी, कोई भी डाटा होता था, तो वो बही खाते में यानी कि एक डायरी पेन पर वो लोग लिख लिया करते थे। वैसे ही आज के टाइमिंग पे ये एक ब्लॉकचेन जो है वो वैसा ही एक ऐसा लेजर है जो डिजिटल है, पूरी तरीके से सिक्योर है, क्योंकि कागज पे लिखी हुई चीज गल सकती है, खराब हो सकती है, कोई चाहे तो उसको काट के दूसरा लिख सकता है, डिलीट कर सकता है, पेज फाड़ सकता है, गर्मी गर्मी सर्दी बरसात की वजह से वो खराब हो सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार जो ट्रांजेक्शन्स हो गए, जो डाटा स्टोर एक बार कर दिया, तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसे कोई डिलीट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, छेड़खानी नहीं कर सकता, तो ये सेफ है, राइट। और इसके अंदर हुई एक बार की जो एंट्री होती है उसको बदलना लगभग नामुमकिन होता है। सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन एक सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट, भरोसेमंद एक डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है जिसका भविष्य के अंदर बैंकिंग सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और गवर्नमेंट की सभी बड़ी पॉलिसीज के अंदर और हर एक चीज में आने वाले समय में सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज के टाइम में बहुत सारी चीट और सारी प्रॉब्लम्स आज फेस करने को हम लोग देखते हैं। और अधिकतर अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो कई सारी लाइक दुबई और जैसी जगहों में तो जो बैंकिंग सेक्टर है वो पूरी प्रॉपर बहुत सारी जगह पे अधिकतर जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन के ऊपर आ भी गया है। और हमारे इंडिया में भी कुछ कुछ ट्राई करना स्टार्ट कर दिया है। और बिजनेस तो ऑलरेडी जैसे कि हम मेटावेल बिजनेस हमारा ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर ही रहा है। और लाइक हमारा एक हॉलीवर्स करके हमारा एक सिस्टम है जो कि हेल्थ केयर यानी कि हमारी हेल्थ और हमारे आने वाले टाइमिंग में हमारी जो पूरी जो हेल्थ प्रोसेस है उसको उसको भी पूरी तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर तैयार किया जा रहा है। आप लोग शायद टेलीग्राम पे कनेक्टेड होंगे तो आप देखते होंगे कि हमारी जो पेरेंट कंपनी है हॉलीवर्स, राइट, मेटावेल की पेरेंट कंपनी जो हॉलीवर्स है वो हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स कर रही हैं। हमारे डीएनए वगैरह इनके माध्यम से आने वाले टाइमिंग में सिर्फ छोटी सी ब्लॉकचेन के ऊपर हमारी पूरे बॉडी की डिटेलिंग्स होंगी और उसके अनुसार हम हमारा हेल्थ केयर बेटर कर पाएंगे। ऐसी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर प्रिपेयर की जा रही है और हमारे सिस्टम हॉलीवर्स के अंदर भी ऐसा किया जा रहा है दोस्तों। आने वाले टाइमिंग में सारी चीजें ब्लॉकचेन पर होने वाली है। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन किसी को भी पेमेंट हमें सेंड करना है, लेन देन करनी है, उसके ट्रांजेक्शन के लिए ब्लॉकचेन काम आता है। ब्लॉक के रूप में कोई भी डाटा को हम वहाँ स्टोर कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बिना ये रन नहीं करता है, तो लाइक आपकी परमिशंस के बिना कोई इसको यूज नहीं कर सकता। आपके फंड को अ, किसी भी अदर पर्सन के कंट्रोल में ये नहीं होता है। ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इन्हें लाइक
हैक करना किसी भी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स, यानी कि जो पर्टिकुलर वॉलेट्स जो हैं वो जितने भी, मतलब जितने ज्यादा इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उतने ज्यादा ब्लॉक्स बनते जाते हैं। जैसे लाखों के ट्रांजेक्शन हो गए तो ज्यादा ब्लॉक्स बन गए। जितने ज्यादा इसका यूज होता है, जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज का, तो वो उतनी ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाती है, यानी कि उसको कंट्रोल करना, हैक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आज के समय में बोला जाता है कि बिटकॉइन किंग है, और बिटकॉइन को अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज अगर कोई चीज है तो वो बिटकॉइन है। क्योंकि बिटकॉइन का इतना ट्रांजेक्शन हो गया, इतना यूज केस हो गया, इतनी बार उसको इतने वॉलेट्स के माध्यम से, इतने लोगों की एक्सेस की के माध्यम से गुजार दिया गया है कि आ, उससे ज्यादा डिसेंट्रलाइज कोई नहीं है। मतलब जिसका जितना ज्यादा यूज होगा, जो जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन में आएगा, वो उतना ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। जैसे कि हमारा सीएस कॉइन है, लगातार उसका यूज केस बढ़ रहा है, लगातार लोग उसको यूज कर रहे हैं, जितना ज्यादा उसका यूज होता जा रहा है उतना ही ज्यादा वो डिसेंट्रलाइज और स्टेबल होता जा रहा है। तो ये खास बात होती है ब्लॉकचेन की। और ब्लॉकचेन के ऊपर ना सिर्फ हम और मेटावेल, बल्कि दुनिया के बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज और बड़ी बड़ी कंपनीज इसके ऊपर बात करती है, जो कि मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड में भी बताया करते हैं हम आपको। और नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर एक बहुत अच्छा इनका स्पीच है, इसको भी आप लोग रोजाना शाम को 8 बजे वाले सेशन में सुनते होंगे। तो ये ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, इजी टू यूज है, चेंज नहीं किया जा सकता जिसको, फास्टर है, और ग्लोबल लेवल पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, सीमित नहीं है, अनलिमिटेड, यानी कि ग्लोबल लेवल पर, बहुत बड़ी लेवल पर इसको लेन देन और सब चीजों के लिए इसको इस यूज किया जाता है। राइट। नेक्स्ट बात करें कि ब्लॉकचेन के जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी सबसे पहले जो उसकी शुरुआत हुई यूज करने की, वो हुई बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर पहली बार ब्लॉकचेन को यूज किया गया, और आज तो हर एक जगह, हर एक चीज के अंदर, बैंकिंग सेक्टर, पेमेंट करने में, आज हमारे सिस्टम को रन कराने में, हेल्थ केयर में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स के अंदर, प्रोडक्शंस के अंदर, हेल्थ केयर में, वोटिंग सिस्टम में, सोच के देखो, फ्रॉड फ्री अगर चुनाव आने वाले टाइमिंग में करने हैं तो वोटिंग सिस्टम के अंदर भी ब्लॉकचेन को लाया जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करने में, और इन सारी चीजों के अंदर। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर आ रही है, मुझे लगता है सर आपके नेटवर्क में इश्यूज हो सकता है, और अगर सभी को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मैसेज करें। राइट। तो ब्लॉकचेन के क्या फायदे होने वाले हैं? फ्रॉड को मार्केट में कम करेगा, मिडल मैन को बीच में से हटा देगा, समय और पैसा दोनों बचाएगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, और ग्लोबल लेवल पर ये काम हमारे लिए करेगा। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर आज हमने बात करी। ब्लॉकचेन तक मैंने आज आप लोगों को समझा दिया, बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके ऊपर हम लगातार आने वाले टाइमिंग पर बातचीत करेंगे। वैसे अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास में, एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज वर्ड बार बार मैं यूज कर रहा हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो कंट्रोल और जो पावर होता है वो किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास में न हो करके कई लोग, यानी कि नोड्स में बटा हुआ होता है। यानी कि जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर किसी ने डेवलप किया, तो उसका कंट्रोल सिर्फ उस सॉफ्टवेयर डेवलपर और उस कंपनी का जो मालिक है, मतलब जो डेवलप करा रहा है, डेवलपर का अगर कोई बॉस है जो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करा रहा है, तो उसके कंट्रोल में होता है। यानी कि एक इंसान और एक बॉस कंट्रोल करता है कंपनी के पूरे सॉफ्टवेयर को, किसको पेमेंट देना है, किसको नहीं देना है, उसमें कितना डाटा जो है वो स्टोर है, क्या चीजें हैं, तो वो पूरी तरीके से जो है वो उनके कंट्रोल में होता है। लेकिन जहां चीजें ब्लॉकचेन पे होती है, डिसेंट्रलाइजेशन जहां पे होता है, तो वहां पर जो कंट्रोल है वो उन सभी लोगों के हाथ में होता है जिसके पास में उसके वॉलेट की है, और वो उसको एक्सेस करते हैं। राइट। आसान शब्दों में बात करूं कि सब कुछ एक जगह, यानी कि एक ऑथोरिटी, एक व्यक्ति के डिसीजन से जहां सब कुछ चलता है उसको सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। और जहां पर डाटा को सब में बराबर बीच में बांट दिया जाता है, जिसका एक्सेस पर्टिकुलर सभी पर्सन के पास में अपना पर्सनल हो जाता है, और उन सभी लोगों के डिसीजंस के बिना किसी भी चीज को चेंज नहीं किया जा सकता, उसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो सिस्टम है मेटावेल, वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, और ये सिर्फ मिस्टर लाडो के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉय एक प्रोजेक्ट है। राइट। ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज कैसे काम करता है? दोस्तों, बहुत सारा
जो सारे लोग एक दूसरे के साथ में जो जुड़े हुए होते हैं, नेटवर्क जो होता है, हम सब लोग जो लोग होते हैं, उन सब लोगों के अपने अपने वॉलेट्स होते हैं, अपनी अपनी कीज होती हैं, यानी कि उनको यहाँ पर नोड्स बोला जाता है। वो सभी नोड्स सब लोगों के एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और मैंने जैसा कि बोला कि जितने ज्यादा लोग उसको ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं, उतने ही ज्यादा वो चीजें डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि जितने भी ज्यादा लोग उसके साथ में उसके यूजर होते हैं, वो उतना ही ज्यादा उसका जो कंट्रोल है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। राइट, जैसे कि आज सीएस है तो उसकी होल्डिंग सब लोगों के पास में अलग अलग है। राइट, तो इस तरीके से होता है बिटकॉइन, जिसकी होल्डिंग सब लोगों के पास में अलग अलग है। हर नोड के पास में ब्लॉकचेन का पूरा डाटा कॉपी होता है। राइट, कोई भी नया ट्रांजेक्शन, सब कुछ जो नोड में ही दिखता है। नोड्स मिलकर के ही एक एग्रीमेंट, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से ट्रांजेक्शन्स का पता चलता है कि ये सही है या नहीं है। राइट, तो ये सारी खास बात होती है डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। और इसको कोई, इसके कोई भी नोड को कोई भी लाइक अगर करप्ट हो जाए तो सिस्टम पर इसका कोई असर भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक जगह नहीं होती है। अच्छा, ये जो फोटोज और स्लाइड आप लोग साइड में देख रहे होंगे, तो इससे आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि जैसे सेंट्रलाइज के अंदर क्या हो रहा है, एक मेन बिंदु है बीच में। राइट, तो उसी से सारे जो बिंदु है वो कंट्रोल हो रहे हैं, मतलब उसी से सब कुछ निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर डिसेंट्रलाइजेशन में, आप जो पिंक कलर का चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि कोई एक पर्टिकुलर बिंदु पर चीजें आकर के नहीं रुक रही है, वो एक दूसरे के साथ में, सब एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। ये लाइक स्लाइड छोटी है, लंबा नहीं किया जा सकता, अदरवाइज ये जो एंड पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। राइट, तो ये खास बात होती है डिसेंट्रलाइजेशन की। क्या बेनिफिट है डिसेंट्रलाइजेशन के? नो सिग्नल पॉइंट ऑफ फेलियर, फेलियर का कोई चांसेस नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी होती है, मिडलमैन कोई नहीं होता है, कोई बिचौलिया, बैंक, सरकार की परमिशंस की आपको जरूरत नहीं होती है। यूजर का जो है वो पूरा उसके अपने, अपना जो फंड, अपना जो पैसा, अपना जो इनकम होता है, उसके ऊपर यूजर का पूरा कंट्रोल होता है। ग्लोबल लेवल पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ग्लोबल लेवल पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ग्लोबल लेवल पे आप इसकी रीच यूज कर सकते हो। राइट, फाइनल अगर सिंपल अगर हम बात, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर और कंट्रोल को एक जगह न रख करके सब में बांट दिया जाता है। ब्लॉकचेन की वजह से कोई भी प्रोजेक्ट सेफ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी कहीं ना कहीं होता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति विशेष, प्रोजेक्ट विशेष, किसी के ऊपर अगर आपको बिलीव या ट्रस्ट नहीं भी है, तब भी आप वहां पर सेफ एंड सिक्योर हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और वो डिसेंट्रलाइज है। राइट, और आज इसीलिए हम प्राउड फील करते हैं, और यही कारण है कि इतने कम समय में आज ये कम्युनिटी इतनी बड़ी बनी, बिकॉज मेटावेल एक ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर आधारित प्लेटफॉर्म है। सेंट्रलाइजेशन और वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन को वैसे आप लोगों ने अभी समझ भी लिया, लेकिन अगर फिर भी अगर थोड़ा सा कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं, तो सिंपली ये समझ सकते हैं कि जो कंट्रोल है, जैसे कि आज हम सेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि बैंकों को हम यूज करते हैं, लाइक अपना पैसा बैंकों के अंदर रखते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि वहां जो कंट्रोल होता है वो एक बैंक के पास में होता है, यहाँ कंट्रोल आपके पास में होता है। ट्रस्ट की बात करें तो वहां आपको बैंक पर, उसके ओनर पर, गवर्नमेंट पे आपको ट्रस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको किसी पे लाइक ट्रस्ट नहीं भी है तो भी वॉलेट पे आपका, सिस्टम में आपका पैसा रखा हुआ है कि बस आप अपने पास में रखो, और उसके बाद में आपका, आप और आपका फंड सेफ और सिक्योर है, उसके ऊपर आपसे कोई ना टैक्स ले रहा, ना आपसे कोई कुछ कह रहा। राइट, फेलियर्स की बात करूं तो सर्वर अगर डाउन हो गया एसबीआई का, तो आपका पेमेंट अटक जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ नोड्स होते हैं जो कभी बंद नहीं होते, यानी कि या तो फंड आपके पास रहेगा या फंड आपके रिसीवर के पास में चला जाएगा, बीच में कभी भी आपका फंड अटकेगा नहीं। लेकिन आपको पता ही है बैंकों के अंदर इधर से भी कट जाता है और कई बार उधर भी नहीं आता, तो वो बीच में आपका फंड अटक जाता है। राइट, जो कि सर्वर डाउन की वजह से होता है, जो कि ब्लॉकचेन के अंदर नहीं होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पूरा सिस्टम हैक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और मतलब इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि सेंट्रलाइज जो सिस्टम होते हैं वो आने वाले टाइमिंग पर बहुत ज्यादा कम, लाइक इनका यूज हो जाएगा, और बहुत तेजी से आने वाली जो दुनिया है, आने वाले जो जितने भी, और बल्कि आज प्रेजेंट टाइमिंग में भी जितने जो समझदार लोग हैं, जितने भी अवेयर लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर विश्वास करते हैं, उसी को यूज करते हैं और अपने कंट्रोल में सारा फंड रखते हैं। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और इनकी फॉर्म में ही अपना सारा फंड अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में लोग रखते हैं।
क्योंकि बैंक्स के हालात, टैक्सेस के हालात, गवर्नमेंट के हालात और वो सब चीजें किस लेवल की है, किस तरीके की है, ये चीजें हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दुबई और अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड जो कंट्रीज एंड सिटीज हैं, वो आज बहुत पूरी तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर सारे सिस्टम को रन करना स्टार्ट कर दिए। एंड आने वाले टाइमिंग में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे सिस्टम आप लोगों को डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होते हुए, यूज होते हुए आप लोगों को दिखेंगे। और आज हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि इस मेटावेल सिस्टम में आ जाने की वजह से आज हमें इन सब नॉलेज है। लोग जो वॉलेट एक्चुअली में यूज करते हैं वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होते हैं, क्योंकि जो वॉलेट्स होते हैं ना, वो भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों होते हैं। सेंट्रलाइज वॉलेट्स ऐसे वॉलेट्स होते हैं जिनका जो कंट्रोल है या जो उनका एक्सेस होता है, वो पर्टिकुलर एक कंपनी के पास में होता है, जैसे कि बाइनेंस हो गया, ओके बिट हो गया। ये ऐसे कुछ बाइनेंस, कुछ ऐसे एक्सचेंज है जिनके अपने खुद के सेंट्रलाइज वॉलेट है। तो वहां क्या होता है कि जैसे वहां अगर किसी की गुम गई या कोई भी चीजें हो गई, तो आप जो है उसे रिस्टोर कर सकते हैं कंपनी के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वही वाली बात है कि जब अगर कंपनी के ही कंट्रोल में अगर आपका वॉलेट है, तो फिर मतलब मजा कहाँ आया। हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आज बैंकों के कंट्रोल में बैंक अकाउंट हमारा है, पूरा पैसा बैंकों के आधा उनके कंट्रोल में है, कोई इश्यू तो नहीं है ना उस चीज में, ऑथोराइज्ड चीजें वो होती है। लेकिन दोस्तों वही वाली बात है कि इस चीज का एक अलग ही मजा है कि डिसेंट्रलाइज अगर वॉलेट होगा, तो बस उसकी जो की है उसकी जिम्मेदारी हमें अपने पास में रखनी है, क्योंकि उसको रिस्टोर नहीं कर सकता, सिर्फ इतना सा पॉइंट है। बट डिसेंट्रलाइज अगर वॉलेट होगा ना, तो किसी कंपनी या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष, ऑनर, कंपनी, किसी का कंट्रोल नहीं होता। डिसेंट्रलाइज वॉलेट पूरा हमारे कंट्रोल में होता है, राइट। सो हमें इसी का यूज करना चाहिए और इसी का हम लोग यूज करते भी हैं, राइट। लेकिन हाँ, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह जो लोग करते हैं, वो थोड़ा सा सेंट्रलाइज वॉलेट्स यूज करते हैं, जबकि हमें यही करना चाहिए। क्योंकि ये नॉन कस्टडियल वॉलेट होता है, यानी कि इसकी जो कस्टडी है ये किसी और के पास में नहीं होकर के सिर्फ हमारे पास में होती है। तो हमारा जितना भी फंड इसके ऊपर रखा हुआ होता है, वो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में होता है। इसकी जो की है वो बस हमें अपने पास में रखनी होती है। ओके। और सरल भाषा में, आपका कंट्रोल आपके हाथ में, आपकी अथॉरिटी आपके हाथ में। और इसी को क्रिप्टो वॉलेट बोलते हैं, डिजिटल तिजोरी। और फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, देखो, सेंट्रलाइज वॉलेट्स बाइनेंस, बाइबिट और इन सभी पे बने होते हैं। और ये जो हम लोग यूज करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ये जो सारे होते हैं, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। तो हमें इन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए और हम करते भी हैं, राइट। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिसेंट्रलाइज वॉलेट, मास्टर की, ये सब चीजों के ऊपर मैंने कल डिटेल से बात करी और अभी भी मैंने आपको बताया। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। और डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनके फायदे यही होते हैं दोस्तों कि पूरा कंट्रोल आपके पास, सिक्योर होते हैं, हैकर्स इसको हैक नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आपकी की आपके पास में है। तो आपकी की आपके हाथ में होनी चाहिए, और मोबाइल के अंदर जब आपका वॉलेट ओपन है, तो उस वक्त उसका जो पासवर्ड है वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेसी के लिए केवाईसी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो लाइक कभी भी आपके वॉलेट में कोई भी फंड है या कोई भी चीज है, तो इंक्वायरी टाइम पे लाइक ऐसा किसी को नहीं पता कि ये वॉलेट किसका है, क्योंकि वहां पे कोई केवाईसी नहीं होती है, राइट। उसका एड्रेस और उसकी जो की है, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है वहां पे। ग्लोबल लेवल पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे इसको यूज किया जा सकता है, और डायरेक्ट ब्लॉकचेन से ये एक्सेस होता है। इसके अंदर जो भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हम यूज करें, मेटावर्स कल को यूज करेंगे, एनएफटीज जब इसके अंदर आएंगी, तो वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे होगी और हमें एक्सेस मिल जाता है डायरेक्ट अपने वॉलेट्स के अंदर। ओके। देन उसके बाद में हम एक और वर्ड है जिसके बारे में जानेंगे, जिसका नाम है एनएफटी। पिछले लाइक मैंने कुछ लोगों से रिव्यू लिए विजय सर वाले ट्रेनिंग्स के, तो जो पुराने लोग थे हमारे, वो लोग सारी चीजों को समझ पाते हैं, लेकिन जो नए लोग होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो कई बार सवाल करते हैं, सर ये जो कुछ टर्म्स यूज किया जाता है सीनियर्स के माध्यम से, एनएफटी और मेटावर्स एंड एट ऑल, तो सर आखिर ये चीजें क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताओ। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा आज एनएफटी के बारे में आपसे बात करता हूँ। एनएफटी क्या क्या है, ये एनएफटी है ना दोस्तों। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। ये एक तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित एक टोकन है, ठीक है। नॉन फंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे बदला या रिप्लिकेट नहीं किया जा सकता, यानी कि वो एक यूनिक होता है। जैसे कि टोकन का मतलब तो आप समझ ही गए, ब्लॉकचेन पर बना हुआ एक डिजिटल प्रमाण पत्र, राइट। टोकन का मतलब क्या होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित, मतलब आप वो ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित जो सर्टिफिकेशन या जो आइडेंटिटी होती है, डिजिटल आइडेंटिटी एंड डिजिटल सर्टिफिकेशन, उसको बोलते हैं हम टोकन।
और नॉन फंजिबल का मतलब होता है जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसे रिप्लिकेट नहीं किया जा सकता, यानी कि सेम वैसी चीज नहीं बनाई जा सकती, वो बिल्कुल ही यूनिक होता है ऐसी चीज को। तो अब आप इससे क्लियरिटी आई होगी आपको कि एनएफटी क्या होता है। तो एनएफटी जो है वो एक तरीके से एक डिजिटल एसेट है। क्या है? डिजिटल एसेट। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, सीएस, ये सब एक डिजिटल एसेट है, ऐसे एनएफटी भी एक डिजिटल एसेट है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर्ड होती है। क्या होती है? ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर्ड होती है, और ये साबित करती है कि उसका असली मालिक कौन है। यानी कि वो रजिस्टर्ड होती है, वो उसी के वॉलेट में एक्सेस ओनली होती है जो उसका मालिक होता है। ठीक है? तो एक मालिक के पास में एक एनएफटी वन टाइमिंग में वन जगह पे ही, एक जगह पर ही रह सकती है। राइट? तो सबकी एनएफटी जो क्या होती है वो यूनिक होती है। ठीक है? उसका एक ऑनर होता है, उसकी ओनरशिप एक व्यक्ति विशेष के हाथ में होती है। ठीक है? अब ये एनएफटी कैसे काम करती है? मान लीजिए आपने एक डिजिटल पेंटिंग बनाई है ना, डिजिटल लेवल, डिजिटली आपने एक पेंटिंग्स आपने बनाई, और आप उसे ब्लॉकचेन पर एनएफटी के रूप में मिंट कर देते हैं। मिंट करने का ऑप्शन यहाँ पे आता है। आपने अपनी जो एनएफटी है उसको आपने क्या करा? मिंट कर दिया। तो अब वो ब्लॉकचेन के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल एसेट आपका आपके नाम से वहां पर रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है? उसकी प्राइसिंग वगैरह जो भी सारी चीजें होती है वो आप सेट करते हैं, अगर आपकी पर्सनल डिजिटल पेंटिंग्स है तो। ठीक है? अब वो पेंटिंग सिर्फ आपकी है, और ब्लॉकचेन पर उसकी ऑनरशिप को पब्लिक लेजर पर सेव कर दिया जाता है। अगर कोई इस पेंटिंग को खरीदेगा तो उसे ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि अब उस तरीके की, लाइक, अब वो जैसे कि वो यूनिक है, आपने उस डिजिटल पेंटिंग को प्रिपेयर किया है और उसकी एक वैल्यू है जो कि उसका ओनर आप है। अब कल को अगर वो आपको, लाइक, किसी को बेचनी है तो मार्केट प्लेस पे आप उसको बेच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब उसको खरीदेगा तो आपको अपनी ओनरशिप उसको देनी होगी। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि वो एनएफटी फिर आपकी नहीं रहेगी, उसके ओनर फिर आप नहीं रहेंगे, वो ऑनरशिप आपसे निकल जाएगी, दूसरे के पास पहुंच जाएगी। ठीक है? तो ऑनरशिप ट्रांसफर होती है सीधी एनएफटी के अंदर। और उसकी फिर जो भी उसका, लाइक, रजिस्ट्रेशन या जो भी जो उसका रहता है वो किसी पर्टिकुलर दूसरे पर्सन का हो जाता है, फिर उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। फिर वो, लाइक, उसको किसी भी वैल्यूज पे मार्केट प्लेस पे दोबारा मिंट करे या जो भी चीजें हैं, फिर वो उसके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में वो नहीं रहती है। आप एक बार अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग उसको सेल आउट कर देते हैं। ठीक है? एनएफटी की क्या विशेषताएं हैं? पहली चीज तो ये यूनिक है, हर एनएफटी अलग होती है, उसका एक डुप्लीकेट नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जो मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ऑनरशिप, जो ऑनरशिप का प्रूफ होता है ब्लॉकचेन पर लिखा होता है कि इसका मालिक कौन है, लाइक विद एड्रेस। विद एड्रेस आप आइडेंटिफाई होते हैं वहां पर एनएफटी के साथ में, कि भाई ये एड्रेस जो है, ये वॉलेट एड्रेस वाले जो पर्सन है वो इसके पर्टिकुलर मालिक है। ठीक है? ट्रांसफरेबल, ये इसे ट्रांसफर किया जा सकता है, इसे खरीदा बेचा जा सकता है, और ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होती है। रूल्स अपने आप लागू होते हैं, रॉयल्टी आर्टिस्ट को मिलती रहती है। अच्छा, कई बार ऐसी डिजिटल पेंटिंग्स होती है जो रॉयल्टी बेस पे भी प्रिपेयर्ड होती है, तो उसकी जो रॉयल्टी है वो लगातार, जो उसका आर्टिस्ट है जिसने उसको आर्ट किया है उसको उसकी रॉयल्टी लगातार मिलती रहती है। जैसे कि अभी आप ये जो साइड में जो दो पिक्चर्स आप लोग जो यहाँ पे देख पा रहे हो, लाइक, आप लोगों को लग रही होगी कि सर सिंपल ये तो कार्टून है। बट गाइस, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो दोनों मैंने साइड में लगा रखी है ये कार्टून नहीं है, ये कोई सिंपल कार्टून फोटोज नहीं है। और उसके बाद में आप एक और ये देख सकते हैं, मोनालिसा नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध एक पेंटिंग है, जो वर्ल्ड में विख्यात है एनएफटी के नाम से। तो दिखने में दोनों ही पिक्चर्स आप लोगों को बहुत सिंपल और बहुत, लाइक, सिंपल सी लग रही होगी कि सर इनमें ऐसी क्या खास बात है, ऐसा क्या अलग है। तो बिल्कुल सर, है, देखने में ये कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन ये डिजिटल ऐसी पेंटिंग्स हैं जो एनएफटी के रूप में रजिस्टर्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर, और अपने आप में इनकी जो है बहुत ही महंगी प्राइस है। और बहुत सारे लोग इसके ऑनर हैं, मतलब कुछ लोग जो इसके ऑनर हैं वो, उनके पास में इसका पैसा है, और जो उसको सेल आउट कर देते हैं तो वो अपना प्रॉफिट उस पर जनरेट करते हैं। तो ये एनएफटी के रूप में वो पैसा होल्ड होता है, डिजिटल। अच्छा, अब एनएफटी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है ना, एनएफटी का क्या क्या यूज केस होता है, उस पर हम बात करते हैं। एनएफटी जो है वो डिजिटल आर्ट के रूप में हो सकती है, पेंटिंग्स और डिजाइन्स के रूप में। म्यूजिक एंड वीडियोस के फॉर्म में भी एनएफटी होती हैं, गाने और एल्बम। और गेमिंग, यानी कि गेम के कैरेक्टर्स और वेपन्स जो होते हैं, जैसे कि कल को मेटावर्स करके एक वर्चुअल वर्ल्ड तैयार होगा,
तो उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जैसे कोई पर्टिकुलर एक कैरेक्टर है और उसके अंदर लाइक कोई लाइक वीपन्स है, यानी कि कोई भी औजार है, कोई भी हथियार है, या कोई लैंड है, यानी कि कोई पर्टिकुलर कोई जगह है, लाइक पेड़ होंगे उसके अंदर, पहाड़ होंगे उसके अंदर, जगह होगी उसके अंदर, शॉप्स होंगी उसके अंदर, बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी। तो ये सब कुछ आपके पास में एक तरीके से एनएफटी की फॉर्म में होगी, जिसके आप उस एनएफटी के आप ओनर होंगे। ठीक है। कलेक्टिव बस डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड्स, रेयर आइटम्स जो होते हैं, ट्रेडिंग कार्ड्स हो गए, कुछ पर्टिकुलर कुछ आइटम्स हो गए जो कि आप उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर दिखाई देंगे आप लोगों को, वो सब चीजें एनएफटी की फॉर्म में ही आपके पास में होगी आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके। मेटावर्स यानी कि वर्चुअल लैंड एंड प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैं भी आपको बता ही रहा था, देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है। मेटावर्स के अंदर वर्चुअल जो लैंड होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी, वो सब आपके पास में एनएफटी की फॉर्म में होंगी। एनएफटी की विशेषताएं मैंने बता ही दिया। एनएफटी सबसे अलग होती है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता है, इसकी ऑनरशिप ब्लॉकचेन के ऊपर मालिक पे लिखी होती है, ट्रांसफरेबल होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रेक्टल होती है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस चीज को लाइक एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल को आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाए, दैट्स वाई यहाँ पर मैं आपको फंजिबल और नॉन फंजिबल में थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक 100 रुपए का नोट है। ठीक है। और मेरे पास में जैसे 100 रुपए का नोट है और आपके पास में भी 100 रुपए का नोट है। तो मैं मेरे 100 रुपए के नोट को अगर आपको दूं, तो क्या आप बदले में आपका 100 रुपए का नोट मुझे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें कोई लाइक फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे ना। 100 रुपए के नोट को बदलकर दूसरा 100 रुपए का नोट अपन ले सकते हैं एक दूसरे को, राइट? इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 100 रुपए का नोट है, ये क्या है? ये फंजीबल है। ये फंजीबल है। लेकिन दूसरी ओर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो साइड में आप लोगों को ये एक गर्ल की तस्वीर दिखाई दे रही होगी, इसे बोलते हैं मोनालिसा पेंटिंग। मोनालिसा जो पेंटिंग है, ये पूरे विश्व में एक ही है। ये जो मेरे पास में जो यहाँ आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक फोटो है, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर जो रजिस्टर्ड एनएफटी है वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि दो मोनालिसा पेंटिंग है कि ब्लॉकचेन के ऊपर, नहीं। एक टाइम पर एक ही उसका ओनर है और वो एक ही जगह है। मोनालिसा पेंटिंग सिर्फ एक है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। या फिर अगर जैसे मान लीजिए कि वैसी कोई चीज भी अगर कोई ने बना करके दे दी, तो उसे उस मोनालिसा पेंटिंग के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसकी वैल्यू और उस नेक्स्ट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, उसका उसके साथ में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे 100 रुपए के बदले में 100 रुपया ले लिया, नोट अलग अलग है, लेकिन वैल्यूज दोनों की सेम है, लो ये 100 रुपए एक्सचेंज कर लिए। लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के साथ में ऐसा नहीं है। वो एक यूनिक कोड है, वो एक यूनिक है जो ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर्ड है, और वो एक ही है। वो उसके बदले में दूसरी चीज नहीं हो सकती। वो सिर्फ उसकी प्राइस के बदले में बस उसकी ऑनरशिप आप ले सकते हो, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। ये रिप्लिकेट नहीं होती है एनएफटी, है ना? तो इसीलिए बोलते हैं नॉन फंजिबल, मतलब यूनिक चीज, डिजिटल वर्जन ही इसका होता है। तो आई होप सो आप लोगों को एनएफटी थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेटावर्स। बार बार आप लोग नाम सुनते होंगे मेटावर्स। आखिर क्या होता है ये मेटावर्स? दोस्तों, ये मेटावर्स को अगर आप लोग समझना चाहें तो इन दो क्लिप और दो वीडियो जो आप लोगों के साइड में प्ले हो रही है स्क्रीन पर, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि आखिर क्या है मेटावर्स। आप देख रहे हैं कि फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग, जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं, और उन्होंने अपने खुद का एक डिजिटल अवतार है जो उनके सामने है। और उस डिजिटल अवतार को प्रिपेयर करके और लाइक वो अपने अकॉर्डिंग उनको कपड़े वपड़े पहना करके अपने हिसाब से उसको पूरा सेट करके और वर्चुअल वर्ल्ड में उसको कहीं ना कहीं रेडी करके वो उतार दे रहे हैं। और वर्चुअल वर्ल्ड में वो किसी भी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, किसी काम से किसी से मिलने जा सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। एवरीथिंग कहीं ना कहीं वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर के किया जा सकता है अपने घर पे बैठे बैठे। यानी कि मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक वर्चुअल यानी कि एक आभासी दुनिया है, जहां लोग 3D टेक्नोलॉजी, एआर, ऑग्यूमेंट्स रियलिटी, वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके घूम सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। यानी कि सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं, तो मेटावर्स इंटरनेट पर अवेलेबल एक वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल मतलब आभासी, जो रियल में तो नहीं है, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, राइट? रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इन सभी का एक मिक्सचर है, जहां आप फिजिकल दुनिया की तरह एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन होता है, राइट?
रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा अगर हम समझे कि फिजिकल आप शॉपिंग मॉल जाते हो और कपड़े खरीदते हो, वैसे ही मेटावर्स वर्ल्ड में आप अपने अवतार के साथ वर्चुअल मॉल में जाओगे। यानी कि लाइक वर्चुअल वर्ल्ड में क्या होगा, मेटावर्स में क्या होगा, आप नहीं जाओगे और आप रियल मॉल में भी नहीं जाओगे। मॉल भी वर्चुअल होगा, आपका अवतार भी वर्चुअल होगा, यानी कि आप जैसा दिखने वाला एक कार्टून होगा एक तरीके से अंदर, राइट, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे आपके। और आने वाले टाइमिंग में तो इस तरीके की डेवलपमेंट्स भी चल रहे हैं जो हमारे हॉलीवर्स में भी चल रहे हैं कि आपके डीएनए को मैच करके उसको तैयार किया जाएगा, है ना। और लाइक एक लास्ट मिस्टर लाडो सर की एक वीडियो भी है जिन्होंने अपने डीएनए टेस्टिंग और अपने डीएनए के फॉर्मेट के थ्रू उन्होंने अपना खुद का एक डिजिटल अवतार तैयार भी कर लिया है। और लाडो सर तो, क्योंकि उनको तो लाइक वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं आज मेटावर्स को बैकएंड के अंदर, तो वहाँ के लिए और लाइक उसको एक्सप्लोर करने के लिए, चीजों को देखने के लिए, लाडो सर तो अपना खुद का, मिस्टर लाडो सर अपना खुद का डिजिटल अवतार क्रिएट करवा भी चुके हैं। और वो तो जो बैकएंड के अंदर जो मेटावर्स के ऊपर हमारा डेवलपमेंट चल रहा है, जो कि नेक्स्ट ईयर 2026 में शायद हमें देखने को भी मिले मेटावर्स, तो उसके लिए वो तो अपना डिजिटल अवतार भी उसके अंदर लॉन्च कर चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं। तो दोस्तों वहां पर क्या होगा, वर्चुअल मॉल में हम जाएंगे, वर्चुअल हमारा अवतार वहां पे जाएगा, वो कपड़े खरीदेगा और उन कपड़ों को वो अवतार खुद पहनेगा, राइट। और उसी के साथ में वो एक्सप्लोर करेगा। ये जो कपड़े होंगे ये भी एनएफटी के फॉर्मेट में हो सकते हैं, ठीक है। और जब इसको रियल लाइफ के साथ में कनेक्टेड किया जाएगा, तो फिर लाइक आप घर बैठे बैठे मॉल में जाएंगे, वर्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे। आप जैसे आज हम फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे जाकर के कपड़े बाई करते हैं, तो वहां हम थोड़ा ये वीआर लेंस यूज करके और एक रियल में वहां पर पहुंच करके उन कपड़ों को अपन चूज करेंगे, सेट करेंगे, रेडी करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से होगा, वहां पर आप रुपया नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप घर पे बैठे बैठे ऐसे किसी को रुपया दोगे तो कैसे दोगे, दे ही नहीं पाओगे। तो वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वहाँ क्रिप्टो करेंसी का यूज होगा। बिटकॉइन का हो सकता है लाइक रियल लाइफ में वर्ल्ड के अंदर, लेकिन हमारे मेटावर्स के अंदर सीईएस का यूज होगा। या फिर एक और कोई एक करेंसी है जिसकी शायद माइनिंग अभी जो अनकम्प्लीट है, अगर वो माइनिंग कंप्लीट होती है तो उसका भी यूज हो सकता है हमारे मेटावर्स में, और उसी के माध्यम से वहां पे पेमेंट होगी। हमारे द्वारा बाई किए गए जो भी हमारे कपड़े या जो भी चीजें हम बाई करेंगे मेटावर्स के अंदर, वो बाई कुरियर भी जो है आने वाले टाइमिंग में वो चीजें हमें बाई कुरियर, बाई ड्रोन हम लोगों को सप्लाई हो रही होगी। लाइक ये फ्यूचरिस्टिक रोड मैप है मेटावर्स का वर्ल्ड वाइड, राइट। और जिस चीज को वर्ल्ड वाइड डेवलप किया जा रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वही हम ब्लेस्ड हैं कि हमारी मेटावेल कम्युनिटी, जिसकी पेरेंट कंपनी हॉलीवर्स है, यहाँ पर भी इस चीज के ऊपर एक बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है और बहुत जल्दी हमें वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जब सिस्टम अपडेट पे गया तो बहुत सारी चीजों को रिबिल्ड किया जा रहा है मेटावेल के अंदर, बल्कि ड्यू टू सम इश्यूज, बट जब मेटाफोर्स के रूप में जब हमारा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था, तो एट दैट टाइम हमने मेटावर्स की कुछ झलकियां देख भी ली थी, मेरे मोबाइल में हमने डाउनलोड भी किया था। और एक होटल और वो सारी चीजें हमें उसमें देखने को भी मिली थी। और मैं खुद लाइक मैंने खुद ने उन चीजों को एक्सप्लोर किया था। एक गेम की फॉर्म में, जैसे हम लोग एक पबजी वगैरह खेलते हैं, उस तरीके की फॉर्मेट में एक चीजें आई भी थी, जहां पर एक मेटावर्स का एक वर्चुअल स्पेस हम लोगों ने देखा था, और वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स, होटल्स थी। इनफैक्ट मैंने खुद ने, मतलब पर्सनली मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने खुद ने अपने मोबाइल फोन में उसे डाउनलोड किया था। पीडीएफ आई थी लाडो सर की तरफ से, मतलब ऐप की, तो हमने उसे डाउनलोड किया था, दिनेश भी और हम लोगों ने। तो उस होटल के अंदर एक्सप्लोर करके, और वहां पर एक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वहां पर चेस और बोर्ड, बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। तो लूडो भी हमने उसके अंदर खेला था। तो उस होटल में जाकर के खेल के आए थे दिनेश भी और हम लोग, एक बार बैठ करके मेटावर्स में। तो वो चीजें हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी करना स्टार्ट किया था, हालांकि वो उस टाइम प्रॉपरली चीजें रन नहीं करती थी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा अपडेट आ गया सिस्टम के अंदर, और अपडेट के बाद में वो सारी चीजें रिबिल्ड होना स्टार्ट हुई। और उसके बाद में अभी टेक्टाइल इंटीग्रेशंस एंड सीएस एंड ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे हमारे बीच में आ रही है। अभी नेक्स्ट प्लानिंग डब्ल्यू बूस्ट की चल रही है, और बहुत ही जल्दी हमें वो मेटावर्स जो है दोबारा देखने को मिलेगा, और दोबारा हम सब लोग उन सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो दैट्स ऑल आर अमेजिंग, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और दोस्तों ये सिर्फ इंजॉयमेंट्स के लिए नहीं होगा, इनफैक्ट इंजॉयमेंट्स के साथ में आपके पास में वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जहां हम सब लोग मिलकर के पैसा भी कमाएंगे। आने वाले टाइमिंग में वहां पर बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे स्टोर, बहुत सारी चीजें खोलने के ऑप्शंस भी होंगे। आप अपना खुद का एनएफटी के माध्यम से आप खुद का लैंड बाई करके उसके ऊपर अपनी शॉप्स क्रिएट करके
उनके माध्यम से आप वहां पर लाइक बाई कर पाओगे, बाई सेलिंग कर पाओगे, और वहां पर भी आप अपने खुद के पर्सनल बिजनेस डेवलप कर पाओगे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी। तो गाइज ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड रहें इस ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में, जहां पर ना सिर्फ आप पैसा कमाएंगे, जबकि फ्यूचर की बड़ी संभावनाओं को आप लोग तराशेंगे, उन्हें सीखेंगे, समझेंगे। और एक बात बोली जाती है, हम लोगों ने कई विद्वान लोगों के माध्यम से एक बात को सुना है कि किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, या किसी भी जगह पर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाने के जो मौके होते हैं वो स्टार्टिंग टाइमिंग में होते हैं। जब वो चीजें डेवलपमेंट में होती है, बैकएंड्स में होती है, उस वक्त जो व्यक्ति उनके प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें एंट्री करते हैं, वो आने वाले टाइमिंग में उसके माध्यम से एक बड़ी ग्रोथ पाते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं। और जब वो चीजें डेवलप होकर के मार्केट में आ जाती है, तो फिर उसके अंदर संभावनाएं कम हो जाती है पैसे कमाने की, राइट। और जब वो बहुत लंबे टाइम तक जब मार्केट में बहुत इजीली यूज होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसकी संभावनाएं पैसे कमाने की बहुत कम होकर के कंपटीशन वहां पर क्रिएट हो जाता है। और ऐसा हम पुरानी सभी इंडस्ट्रीज के बारे में ऐसा देखते आए हैं। तो दोस्तों, वी आर सो ब्लेस्ड कि इस मेटा वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर आज हम लोग, जहां इसका सिर्फ बैकएंड के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है, आज हम अगर इसके इनिशिएटर लेवल पे आज हम लोग इसके पार्ट हैं, तो ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, बहुत ही अच्छी बात है। सो हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। और मैं तो दोस्तों देखो इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो हमारा मेटावेल प्रोजेक्ट है, उसका सिर्फ मतलब टेक्टाइल नहीं है। टेक्टाइल सिर्फ उसका फॉर्मेशन है, उसका बेसिक है, उसकी जड़ें हैं, उसकी नींव है, जहां से चीजें बिल्ड होती है। क्योंकि बिना नेटवर्क के, बिना टीम के, बिना कस्टमर, बड़े कस्टमर बेस के कोई भी प्रोजेक्ट बड़े लेवल पर लॉन्च नहीं हो सकता, रन नहीं कर सकता, यूज नहीं हो सकता। दैट्स वाई एक बड़ी कम्युनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो टेक्टाइल प्रोग्राम में हम सब लोग जो आज काम कर रहे हैं ना, 12 लेवल करना है, टीम तैयार करनी है, उसके टीम तैयार करने से हमें जो रेफरल इनकम आती है, दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेटावेल नहीं है, ये पूरी मेटावेल नहीं है, ये मेटावेल का 10% है। सिर्फ इन सारी चीजों को, इन सारी सर्विसेज को यूज करने के लिए सिर्फ टीम बनाने का, कम्युनिटी बिल्ड करने का, कस्टमर बेस तैयार करने का, आप लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ और सिर्फ एक बेस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेटावेल का मतलब यही है, लोगों को जोड़ना है, पैसा कमाना है, लोगों को जोड़ना है, पैसा कमाना है, यही मेटावेल है। नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट मेटावेल। ये ऑल ओवर द थिंग्स, जो जितनी भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, डिसेंट्रलाइज गेमिफिकेशंस हैं, मेटावर्स है, एनएफटीज हैं, ये सारी की सारी चीजें, ये सब जो सर्विसेज हैं, ये है रियल मेटावेल। और अपकमिंग टाइमिंग्स के अंदर जब आप लोगों को सारे प्लेटफॉर्म, सारी डिजिटल सर्विसेज और ये सब चीजें जब आप सब लोगों के सामने जब लाइव होगी ना, तो उस वक्त सच बता रहा हूँ आप लोगों के पास में, लाइक आप लोग रिग्रेट करोगे कि यार वाकई में हम लोग इस चीज के लिए अगर प्रिपेयर होते तो आज इनके माध्यम से हम भी बड़ा पैसा कमा रहे होते। दैट्स व्हाई मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, एज सुन एज पॉसिबल अपनी बड़ी कम्युनिटी बनाओ, बड़ी टीम बनाओ, भरोसा करो, भरोसा करवाओ लोगों को, इन सारी चीजों की नॉलेज लो, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास में होगी, उतनी ज्यादा नॉलेज और कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोगों को हमारे प्रोजेक्ट को शेयर कर पाओगे। बड़ी कम्युनिटी बड़ी बनाओ, बड़े लेवल्स लो, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग रखो, ताकि जब भी ये सारी डिजिटल सर्विसेज आप लोगों के बीच में आए, आप इनको बहुत अच्छे से यूज करें, और यूज करके एक बड़ा पैसा आप इसके माध्यम से अर्न कर पाए। ओके, सो लेट्स बिगिन, आगे शुरू करते हैं आगे। जैसा कि मेटावर्स का ये आप यहाँ पर दो वीडियोस हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे कि ये जो ऊपर वाला जो पिक्चर्स है, इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं ना, ये रियल, इसमें देखो दोनों चीजों को एक साथ बताने की कोशिश किया जा रहा है। अब ये जितने भी लोग एक पार्टी के अंदर है ना, मैं बताऊं ना, ये रियल में एक जगह पर नहीं है। ये सारे लोग पता है कहाँ हैं? ये सब अपने अपने घर पे है, अपनी अपनी जगह पर है, अपने अपने रूम्स में है। लेकिन इन सब लोगों ने अपने आंखों पे लगाया हुआ है एक मेटावर्स नाम का एक वीआर लेंस। जैसे कि हम मोबाइल लेकर के बैठते हैं, चश्मा लगा के पहन के बैठते हैं, ऐसे एक चश्मा होगी जो कि आप इस फोटो के ऊपर आ रहे होंगे। तो वो जैसे ही वो पर्सन, यार कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं स्लाइड ब्लर आ रही है, तो प्लीज यार मुझे क्लियर करो, क्या मेरी स्लाइड ब्लर है? प्लीज कोई मुझे एक बार मैसेज करे, मेरे को होस्ट प्लीज, मेरी स्लाइड ब्लर है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों सर को? थोड़ा सा ओके, ब्लर है, वर्डिंग्स ब्लर है, बाकी तो समझ आ रहा है सर। समझ आ रहा है। मैं क्या क्या ब्लर आ रहा है? अच्छा, मुझे लगता है जो ऊपर वर्डिंग की जो वो पट्टी है, ऊपर की जो छोटी सी पट्टी है, वो थोड़ी ब्लर हो रही होगी। ब्लर है, बाकी तो क्लियर है सर। ओके। अच्छा, वर्ड्स जो 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 वर्ड्स लिखाई में आ रही है, ये ब्लर है क्या? यही तो ब्लर है, मेन वर्ड मैं भी हो सकता है कि स्लाइड्स। छोटी स्क्रीन के ऊपर छोटे वर्ड्स होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा ब्लर नजर आ रहा हो। लैपटॉप के अकॉर्डिंग शायद मुझे लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा
दिख रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा कि इस पीडीएफ को कभी आपके साथ में शेयर करूँ तो थोड़ा सा वर्ड्स को बड़ा कर दूं, ताकि आप लोगों को और ज्यादा स्पष्ट समझ में आए, है ना। आई विल डू दैट। एक्चुअली आप जो लोग लैपटॉप में सीन कर रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, उनको सब कुछ ठीक लग रहा होगा, तो थोड़ा मोबाइल वाले लोगों को थोड़ा सा छोटे लग रहे होंगे सब, ठीक है, कोई नहीं। सो हम समझने की कोशिश करो, आप मेरे वर्डिंग से भी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे, हम लोग सुन रहे थे कि लाइक जैसे हम चश्मा पहनते हैं ऐसे एक वीआर लेंस हम पहनेंगे, और ये सब लोग वीआर लेंस पहन करके अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप के साथ में सब लोग ये घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग वर्चुअली एक पार्टी में हैं। लाइक ये जो इनका जो फ्लोर है ये वर्चुअल है, इनका जो बैकग्राउंड आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से स्पेस और एक अलग ही जगह पर ये लोग अवेलेबल हैं, और ये एंजॉय कर पा रहे हैं अपनी पार्टीज को, और एक दूसरे से देख पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेटावर्स के अंदर पॉसिबल है। नीचे वाली वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि ये सब लोग जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जूम की जो मीटिंग है ये कुछ इस तरीके से हो रही है जैसे एक ही कमरे में सारे लोग एक ही टेबल पे बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम सब लोग जूम पर हैं, लेकिन एक दूसरे को सिर्फ स्क्रीन के ऊपर छोटा छोटा सा देख पाते हैं। लेकिन आने वाले टाइमिंग में हम सब लोग जूम मीटिंग पे कनेक्टेड होंगे, लेकिन फील ऐसा कर रहे होंगे कि जैसे किसी पर्टिकुलर एक बिल्डिंग में या किसी एक होटल के एक बहुत ही शानदार हॉल के अंदर हम सब लोग एक टेबल पे बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा हम आने वाले समय में आभास कर पाएंगे इस आभासी दुनिया के अंदर, राइट। तो ये मेटावर्स कैसे काम करता है, ये सारी चीजें शायद अब आप लोग समझ चुके हैं, जैसे जैसे मैं आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मेटावर्स की जो फीचर्स हैं वो यही है: 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करना, असली जैसा अनुभव तैयार करना, आपका डिजिटल अवतार, आपका एक ऑनलाइन वर्जन उसके अंदर होगा, आप वर्चुअल एसेट्स वहां पर बाई कर पाएंगे, आपके पास में वहां पे जमीन होंगी, घर होंगे, कपड़े होंगे, आपके आर्टिस्ट होंगे, आपकी चीजें होंगी। ब्लॉकचेन प्लस एनएफटी, आपकी ऑनरशिप होगी, ट्रेडिंग सिक्योर होती है, ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना बहुत ज्यादा सिक्योर होगा, क्योंकि जो ये एनएफटी है, ये सब चीजें होंगी, ये पूरी तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित होगी। सोशल इंटरेक्शंस आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे, मीटिंग्स, पार्टी, सब कुछ जो है वो बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। मेटावर्स कहाँ इस्तेमाल होगा? गेमिंग में यूज होगा, एजुकेशन के अंदर यूज होगा, बिजनेस मीटिंग्स के अंदर यूज होगा, एंटरटेनमेंट के लिए यूज होगा, रियल एस्टेट के लिए यूज होगा, शॉपिंग के लिए यूज होगा, और बहुत सारी जगह ये यूज होगा। अच्छा, मेरे को एक पॉइंट याद आ रहा है गेमिंग से, कि एक्चुअली हमारे यहाँ पे कोटा के अंदर एक सिटी मॉल है, और मैं वहां पे गया था, और वहां पर मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था ये थोड़ा वर्चुअल चीजों को। तो ये जो वीआर लेंस है ये वहां पे था, तो मैंने कुछ अमाउंट पे किया और मैंने ये वीआर लेंस वहां से लिया, और इस वीआर लेंस के माध्यम से मैंने एक गेम वहां पर एंजॉय किया, राइट। मेटा मतलब वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वो गेम था पूरा। तो जैसे ही ये वीआर लेंस मैंने पहना, तो मैं एक अलग ही दुनिया पे उसमें पहुंच गया, और वहां पर लाइक क्या था कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था, एक ऐसा वर्ड था कि मैं किसी बिल्डिंग की छत पे खड़ा हुआ था, और सामने एक और बिल्डिंग थी और उसकी भी छत थी सिमिलर इक्वल लेवल पर, और उस छत से इस छत तक एक इस तरीके की लाइक एक पट्टी उसके ऊपर लगाई हुई थी, ठीक है। और टास्क ये था कि मेरे को उस पट्टी पे से चल करके और इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे जाना है। यकीन मानना बहुत ही डर लग रहा था, बहुत ही मतलब लाइक ऐसा लग रहा था कि लाइक अगर मैं गिर गया तो मेरे साथ में क्या होगा। मैं एक ऐसे अनुभव में वहां पे चला गया था उस वीआर लेंस को पहनने के बाद में, ठीक है। मैं चला, और लाइक चलते हुए बहुत डर लगा, बहुत डगमगाया, बहुत परेशान सा हुआ, लेकिन चलो धीरे ऐसे एक के बाद एक पैर रखते रखते एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे मैं पहुंच गया। और घबराहट और पसीना इस तरीके का लेवल का जैसे कि रियल में ऐसा कुछ मेरे साथ में हो रहा है। और जब उस वीआर लेंस को जब हटाया, तो वहां रियल में जो सेटअप था जिसके ऊपर मैं चल रहा था, वो रियल वाले सेटअप में कुछ भी नहीं था दोस्तों। सिंपल प्लेन जमीन थी। प्लेन जमीन पर उन लोगों ने सिर्फ एक फोम और लकड़ी का एक फंटा टाइप था, तो वो इतना ऐसा फंटा था जो उन्होंने सिंपली जमीन पे रख रखा था, सिंपली जमीन पर, बस इधर एक पटिया था उधर एक पटिया था, दोनों पट्टियों के बीच में उस फंटे को उन्होंने रख रखा था, जिसकी जो हाइट थी जमीन से वो इतनी सी थी, इतनी सी मतलब एक मतलब लाइक 2 इंच 2-3 इंच बस। बट वो रियल में ऐसा सेटअप था, लेकिन जैसे ही मैंने वीआर लेंस पहना, तो मेरा जो सेटअप था वो पूरा ही चेंज हो गया, लाइक जैसे कि दो बिल्डिंग के बीच में मैं फंटे पे चल रहा हूँ। तो दैट्स टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। और मैं तो बिल्कुल आप लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी सिटीज में, आपके नियर बाय में ऐसे कोई वर्चुअल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई गेमिंग्स वगैरह ऐसा कोई भी चीज अगर आपके आसपास में किसी मॉल्स वगैरह में अगर होते हैं, तो प्लीज जाकर एक बार जरूर एक्सप्लोर करो।
बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही लाइक आप उस चीज को फील कर पाओगे कि यार आने वाले टाइमिंग में ये चीजें बहुत तेजी से यूज होगी, और कैसे हम उसे यूज करेंगे इस चीज का आप लोग एक्सपीरियंस लेके आ पाएंगे। और उसी मॉल के अंदर मैंने एक बार कार भी लाइक मैंने वर्चुअल कार को भी मैंने चढ़ाया वर्चुअल दुनिया के अंदर, तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि लाइक एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन सच में यार वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे जो हमें मेटावर्स के बारे में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी है दोस्तों, और ये एक रियल एग्जाम्पल है, एकदम रियल एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे एक लड़की को जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और ये लड़की एक वीआर लेंस अपने सिर पे पहनी हुई है, अपने आंखों पे इसने लगाया हुआ है। और आप जब इस वीडियो को मैं भी प्ले करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि ये थोड़ी सी इमोशनल भी आपको नजर आएंगी। ठीक है, कारण है इसका बताऊंगा मैं आपको। ये जो रियल वीडियो है, ये वीडियो है मध्य प्रदेश के अंदर ओमकारेश्वर, सॉरी, महाकालेश्वर करके, उज्जैन महाकालेश्वर, जो कि एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है हमारे सनातन धर्म का। वहां पर शंकर भगवान के महाकाल बाबा के दर्शन होते हैं, और वहां जगह कम होने की वजह से सारे भक्त उस वक्त महाकाल आरती को डायरेक्ट लाइव अटेंड नहीं कर पाते, और सब लोगों का मन होता है कि हम लाइव उस चीज को अटेंड करें। तो वहां पर बाहर में एक ऐसा सेटअप तैयार किया गया है जहां पर आप इस तरीके से वीआर लेंस जैसे ही पहनते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे आप रियल में बाबा के सामने आप खड़े हुए हैं, और जो रियल में आरती वहां पे एट द टाइम चल रही होती है, वो आरती आप ही के सामने हो रही है। आप वहीं खड़े होकर के उस आरती को है, और उनके साथ में खड़े होकर के आरती कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर पाते हैं, जबकि आप मंदिर से बाहर कहीं दूसरी जगह पर इस सेटअप पे खड़े होते हैं, लेकिन इस वीआर लेंस के माध्यम से आप वहां पर। ये सब वर्चुअल रियलिटी वीआर से महाकाल की भस्म आरती देख रहे हैं, देखेंगे अब। अखियों में तू बसी जा, साउंड आ रहा है कोई भी चीज में? कैसा लग रहा है? देखो कितना इमोशनल हो रहे हैं वो, है ना। लाइक आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम क्राइंग। जस्ट ये इनके रिव्यूज हैं, इस लड़की के रिव्यू है इस वीडियो के ऊपर कि लाइक जब वो ये सब चीजें देख रही थी तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि आखिर भस्म आरती, जिसका मतलब लाइक सब लोग चाहते हैं कि हम उसके दर्शन करें, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। राइट, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। फिर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बहुत सारी बार वर्ड सुनते हो आप लोग क्रिप्टो करेंसी, तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल, एक वर्चुअल करेंसी होती है जो केवल इंटरनेट पर मौजूद होती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। यानी कि एक ऐसी करेंसी जो कि रियल में नहीं होती, आप इसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन इसको यूज कर सकते हो। ये इंटरनेट पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, इसका कोई फिजिकल रूप नहीं होता है। ये रुपए या डॉलर या नोट या सिक्के के रूप में नहीं होती है, ये वर्चुअल ब्लॉकचेन के ऊपर होती है, जिसका सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, इसका एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। इसे क्रिप्टो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रिप्टोग्राफी यानी कि गणितीय सुरक्षा तकनीकी का इस्तेमाल होता है, और जिससे ट्रांजेक्शन सुरक्षित और प्राइवेट होते हैं। राइट, क्रिप्टोग्राफी एक तरीके से एक गणितीय सुरक्षा एक टेक्निक है, और दैट्स वाई उसी का इसमें यूज होता है, ट्रांजेक्शन इसमें सुरक्षित होता है और प्राइवेट होता है। दैट्स वाई उसी क्रिप्टोग्राफी से इसका नाम निकाला गया और उसका नाम क्रिप्टो रखा गया। क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है? ये ब्लॉकचेन के ऊपर बनी होती है, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन और पब्लिक लेजर में ये सुरक्षित होती है। पीयर टू पीयर इसका सिस्टम वर्क करता है, जिसमें बैंक, सरकार या कोई भी थर्ड पार्टी इसके अंदर बीच में नहीं होती है। ये डायरेक्ट पीयर टू पीयर, ब्लॉक टू ब्लॉक ये रन करती है। डिजिटल वॉलेट के अंदर इसका एक्सेस होता है। क्रिप्टो को रखने के लिए और भेजने के लिए आपको वॉलेट का इस्तेमाल करना होता है, डिजिटल वॉलेट्स होते हैं। माइनिंग और वैलिडेशंस इसकी होती है, ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने के लिए इसके अंदर जो कंप्यूटर्स के नोड्स होते हैं उनके वेरिफिकेशंस के माध्यम से इसकी माइनिंग्स होती है, इसको क्रिएट किया जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी की मुख्य विशेषता यह है कि ये डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ये किसी गवर्नमेंट या किसी भी अदर बैंक कर्मचारी के कंट्रोल में नहीं होती है। सिक्योर होती है क्योंकि क्रिप्टोग्राफी पे काम करती है, ब्लॉकचेन पे आधारित होती है। बॉर्डरलेस होती है, यानी कि जैसे आज रुपया है तो सिर्फ वो इंडिया में चलेगा, बाहर नहीं चल सकता। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बॉर्डरलेस होती है, दुनिया में कहीं पर भी भेज सकते हो,
कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में आप एक जगह से दूसरी जगह पर अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हो। इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। जैसे कि हम बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो आज बिटकॉइन इतना बड़ा क्यों है, क्यों हजारों रुपए का बिटकॉइन आज करोड़ों का बन चुका है? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है, यानी कि लिमिटेड है। इसकी सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता, बर्न किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता। और जितना ज्यादा ये जैसे कि इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, लेकिन इसका जो यूज केस है और इसका जो डिमांड है वो जैसे जैसे मार्केट के अंदर बढ़ती है, तो इसकी प्राइस लगातार बढ़ती है। और आने वाले टाइमिंग में ये और भी बहुत तेजी से आगे बूम करेगा। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ पैसा कमाओ दोस्तों। बिटकॉइन बहुत ही क्रांतिकारी एक करेंसी है मार्केट के अंदर। फास्ट एंड चीप ट्रांजेक्शन्स ट्रेडिशनल बैंकिंग से तेज और सस्ता, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट के कंपैरिजन में मैं बात करूं तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही कम गैस फीस के साथ में, तेजी से और कम गैस फीस के साथ में आप इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये इसकी खास बात है। ट्रेडिशनल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है, तो ये आप समझ सकते हो। यहाँ पर इसका जो कंट्रोल है वो आरबीआई और बैंक के पास होता है रुपयों का, जबकि करेंसी का ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। फॉर्म की बात करें तो ये फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से हो सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है पूरी तरीके से डिजिटल होती है। इसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, यानी कि जो रुपए है उसको अनलिमिटेड लोग छाप सकते हैं। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अनलिमिटेड लेवल पे छपवा सकती है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो फिक्स है करेंसी की। ट्रांसफर की बात करें तो एनईएफटी और आरटीजीएस और इन सब चीजों के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वो बहुत स्लो होते हैं रुपयों के अंदर। लेकिन क्रिप्टो करेंसी आपको पता ही है, आप लोग तो यूज भी करते हो, तो आप जैसे भी यूएसडीटी पॉल या सीएस कॉइन या कोई भी चीज जब आप लोग ट्रांसफर करते हो तो विद इन आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर आराम से चीजों को पहुंचा पाते हो। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, रुपयों का जो रिकॉर्ड होता है वो पूरा गवर्नमेंट के सामने आपका होता है कि आपकी क्या बैंक रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ये पब्लिक लेजर ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, तो दैट्स वाई आप ज्यादा सेफ एंड सिक्योर अपने अमाउंट को यहाँ पे रख पाते हैं। क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल्स की बात करूँ तो दुनिया की सबसे पॉपुलर और दुनिया की सबसे बड़ी और आज की टाइम में किंग कही जाने वाली जो पहली क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है, बीटीसी। सेकंड इथेरियम, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डीएपी एप्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूज केस में है आज के टाइमिंग में। सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई है तो वो इथेरियम है। देन उसके बाद में बीएनबी, बाइनेंस कॉइन, सोलाना। प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट्स के अंदर यूज किया जाने वाला बड़ा ब्लॉकचेन और बड़ा करेंसी है सोलाना। एंड पॉलीगॉन, राइट, प्लेटफॉर्म्स के अंदर कम फीस में ज्यादा बेहतर सर्विस देने में अपने आप को विख्यात पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल उसका मेटिक, जिसको आज पॉल भी बोला जाता है। और जैसे कि हमारा वेलबिट, हमारा सीएस आप लोग नाम सुनते होंगे, हमारे मेटावेल का अपना खुद का पर्सनल क्रिप्टो करेंसी वेलबिट सीएस। तो ये सब चीजें क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, और भी बहुत सारी है, हजारों हैं। और क्रिप्टो करेंसी के जो फायदे हैं वो ये है कि ये तेज होती है, सस्ती होती है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मिडल मैन नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग से प्रॉफिट का मौका मिलता है, इन्फ्लामेशन यानी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, मेटावर्स, एनएफटी और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से जुड़े हुए सभी सर्विसेज के अंदर इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों बार बार चीजें जब आप लोगों को सुन रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से अब आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा कि आखिर ये ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका क्या फायदा है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें इसको यूज करना चाहिए, क्या इसका भविष्य है। मुझे लगता है अब आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग समझ गए क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी कि ऐसी करेंसी जिसका कंट्रोल आपके हाथ में होगा, राइट। तो मैक्सिमम जितने भी बड़े लोग हैं वो तो अपना जो पैसा है वो पूरा डिजिटल करेंसी की फॉर्म में ही रखते हैं दोस्तों, राइट। बिटकॉइन की फॉर्म में अधिकतर लोग रखते हैं। अभी बिटकॉइन क्या है तो उसकी तो मुझे लगता है कि जानकारी देने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो दे देता हूँ। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल करेंसी है, जिसे 2009 में संतोषी नाकामोटो नामक एक वर्चुअल व्यक्ति ने बनाया था। ये वर्चुअल इसलिए बोल रहा हूं मैं कि बनाया तो किसी रियल पर्सन नहीं था, लेकिन वो रियल पर्सन कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, किधर है, आज दिन तक किसी को नहीं पता। एक अजम्पशन लगाया गया या फिर एक पता नहीं, एक किसी ने क्लिप छोड़ा या क्या चीजें हुई, तो सिर्फ एक एक नाम सामने आता है कि आखिर इस बिटकॉइन के जनक कौन है, तो एक नाम आता है संतोषी नाकामोटो। अब ये नाम सच में है भी नहीं है, गलत है, सही है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये किसी को नहीं
पता है कि हाँ एक पर्सन है कोई, क्योंकि अगर कोई चीज है तो वो किसी ने तो बनाई है, ये तो पक्का है। वो है कौन, कहाँ है, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ 2009 के अंदर ऐसा कहा जाता है कि संतोशी नाकामोटो नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा, जिसने लाइक इस डिजिटल मुद्रा, इस बिटकॉइन का उसने निर्माण किया और इतनी बड़ी चीज का निर्माण कर दिया दोस्तों, जो आज के समय में पूरी दुनिया, पूरे मतलब लोग नहीं बल्कि देश आज इसको बाई कर रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं। और एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम तैयार करके दे दिया, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज करेंसी तैयार करके दे दिया, जो आने वाले टाइमिंग में और आज के समय में क्रांति है इस मार्केट में। राइट, हजारों रुपए से शुरू होकर के आज करोड़ों के अंदर इसकी प्राइस जा चुकी है। इसे आप इंटरनेट का पैसा भी कह सकते हैं, इसे आप क्रिप्टो करेंसी का किंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। सरकार, बैंक या किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन के ये बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। कोई कंट्रोल नहीं है किसी सरकार का। सिर्फ वो बाई कर सकती है, सेल कर सकती है एक साधारण व्यक्ति की तरह। यानी कि गवर्नमेंट भी इसको बाय एंड सेल कर सकती है, आप भी बाय एंड सेल कर सकते हो। बस इतना सा है, जिसके पास जितना बड़ा फंड होगा वो उतना ज्यादा बाय एंड सेल किया जा सकता है। बाकी कंट्रोल किसी के में भी नहीं है। बिटकॉइन कैसे काम करता है? बिटकॉइन वही ब्लॉकचेन पे काम करता है, वही पब्लिक लेजर है, वही माइनर्स के माध्यम से इसको माइन किया जाता है, ट्रांजेक्शन्स वही नोड के माध्यम से किए जाते हैं, वेरीफाइड होते हैं। मतलब जो सारी चीजें हम लोगों ने समझी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ये वही है। राइट, ये एग्जाम्पल है बिटकॉइन सिर्फ उसका, ठीक है। इसे भी हम क्रिप्टो वॉलेट्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर 1 करोड़ का एक कॉइन है, हम कैसे बाई करेंगे इसको? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको आधा भी बाई कर सकते हो, लाइक आधे में से आधा भी बाई कर सकते हो, पॉइंटों में भी इसको आप बाई कर सकते हो। तो बिल्कुल दोस्तों, पैसा कमाओ, 12 लेवल कंप्लीट करो, बड़ा पैसा आप लोग कमाओ। जब आप लोग एक बड़ा पैसा आप लोग कमा चुके होंगे, तो हम लोग आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आप को कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, और बिटकॉइंस भी आप पॉइंटों में कैसे बाई कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी जो बिटकॉइन है वो हमें बाइंग के बहुत सारे मौके देगा। तो अभी किसी को भी लाइक मोटिवेट होकर के लाइक कि सर बिटकॉइन के बारे में आज रवि सर बता रहे थे तो जा करके आज बाई कर लें, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। बिटकॉइन के बाई करने का भी एक सही समय आएगा दोस्तों। राइट, आज हम सब लोग एक छोटे फंड वाले होल्डर हैं, यानी कि आप लोग होल्डिंग करोगे तो बहुत छोटे अमाउंट से करोगे, तो ये किसी भी समय पे नहीं करना है। एक समय आता है जहां पर बिटकॉइन मौका देता है बाई करने का अपने आप को। तो अभी इसके आने वाले समय में कुछ प्राइस डाउन्स आएंगे, उस वक्त एक बड़ा मौका होगा। तब तक आप लोग पैसा कमा करके अपने आप को रेडी रखो, अपने वॉलेट के अंदर बहुत सारे डॉलर इकट्ठे करके रखो। राइट, तो ये सारी चीजें हैं इस प्रोजेक्ट की। 21 मिलियन की इसकी सप्लाई है। अगर कोई पूछे बिटकॉइन की सप्लाई कितनी है, तो 21 मिलियन है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और बिटकॉइन का जो यूज है वो पेमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट्स करने में, ऑनलाइन खरीदारी में, आज बहुत सारी जगह दुबई में आप जाएंगे तो आप बिटकॉइन से शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब शॉपिंग करने के लिए आपको कोई भी फिएट करेंसी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिटकॉइन के फॉर्म में पे करके आप वहां से चीजें खरीद सकते हो। यानी कि पेमेंट करने में, इन्वेस्टमेंट्स करने में, होल्डिंग करने में, एक देश से दूसरे देश विदेश में पैसा भेजने में, ट्रेडिंग करने में, हर जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल से समझे तो, फॉर एग्जाम्पल आज हमें अगर यहाँ से अमेरिका में या अमेरिका से यहाँ पर अगर पैसा भेजना है, तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन का समय लग जाएगा और एक अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो जाएगा। राइट, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह फंड भेजना है तो किसके अंदर, नॉर्मल लाइफ में अगर फिएट करेंसी के माध्यम से अगर हम फंड ट्रांसफर करेंगे तो क्या लगेगा, बहुत ज्यादा फीस लग जाएगी, 2-3 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट तुरंत कम फीस के अंदर तुरंत एक जगह से दूसरी जगह अगर फंड पहुंचाना है, तो बिटकॉइन बहुत ही आसान और साधारण माध्यम है। इसीलिए आज लोग इसका इतना यूज केस कर रहे हैं, यूज इसको कर रहे हैं। बिटकॉइन की जो कीमत है वो क्यों घटती बढ़ती है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हर एक चीज की प्राइसिंग चलती है। तो मार्केट के अंदर कोई भी जब न्यूज होती है, जब भी इसका कोई यूज केस होता है, गवर्नमेंट्स के कोई रेगुलेशंस आते हैं, इन्वेस्टर्स की जो साइकोलॉजी के ऊपर असर डालते हैं, और वही वाली चीजें है कि जब सप्लाई इसकी लिमिटेड है, जब बाइंग, जब इसकी डिमांड्स कहीं ना कहीं बढ़ती है, बाइंग की डिमांड्स बढ़ती है, तो इसकी प्राइस लाइक बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब सेलिंग की होती है तो फिर इसकी प्राइस घटना शुरू हो जाती है। दैट्स वाई इसकी प्राइस घटती और बढ़ती है। और अगर थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझें और इसके पोटेंशियल को अगर आप लोग जानना चाहें, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, और आप लोग देख भी सकते हैं। 2009 के अंदर मात्र $0.003, $92 का है। और 0 में यानी कि कुछ चंद कुछ कुछ रुपयों के अंदर आप 1000 BTC 2009 में ले सकते थे। तो ये था माइनर्स के लिए मौका।
राइट दोस्तों, मतलब सोच के देखो, उस वक्त 1000 बिटकॉइन आ जाते थे मात्र $0.03 के अंदर। मतलब पूरा $1 भी नहीं चाहिए आप लोगों को, मतलब पूरा 90 90 95 रुपए भी नहीं चाहिए आपको, और उसमें आपके 1000 बिटकॉइन आ जाया करते थे। उस वक्त जब किसी को इसके बारे में बताया हो गया होगा, डिजिटल करेंसी के बारे में समझाया गया होगा, लोगों ने इसको वैल्यू नहीं किया। समझदार लोगों ने लिया, बाकी ने नहीं लिया। 2010 के अंदर एक बीटीसी की कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत $0.50 हो गई। 2011 में $10 अगेन रही लगभग, और 2013 में एक बीटीसी की कीमत $600 हो गई। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया होगा, बोले हमारे पैसे की कीमत तो 60 गुना बढ़ गई, चलो सेल कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने समझदारी दिखाई होगी, रुके होंगे। जब इसकी कीमत 2014 में घट करके $600 से $310 आई होगी, तो लोगों को लगा होगा इसका जो होना था वो हो गया, अब तो ये पतन पर है, अब तो ये जाएगा, अब इसकी रेट नहीं बढ़ेगी, अब तो इसकी गेट घटेगी। और इस घटते हुए दौर पे अधिकतर लोगों ने अपना पूरा बिटकॉइन जो है यहाँ से साफ कर दिया होगा, निकालना शुरू कर दिया होगा। दैट्स वाई 2015 में इसकी कीमत अगेन बढ़ते हुए $360 हो गई। 2016 में, और जब इस तरीके से जब डाउन हुई, तो बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कि, राइट, जब लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो वापस बढ़ रहा है $360 जैसे कि हुआ, तो लोगों ने अगेन इसके ऊपर ट्रस्ट किया, चीजें आगे बढ़ाई। ऑनलाइन मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर इसकी सारी चीजें, ओपन मार्केट के अंदर ये आ गया था एट द टाइम 2016 के अंदर। आप जब भी इसका गूगल पे डाटा वगैरह उठा करके देखोगे, तो करीब 2016 से आपको देखने को मिलेगा ये, तो ग्राफ के अंदर। तो इसका मतलब ये था कि करीब 2016 के अंदर ये ओपन मार्केट के अंदर आ गया था। इससे पहले इसके जो माइनर्स थे या इसके जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, वो लोग ज्यादा इसको बाई एंड सेल कर पाते थे। तो 2016 के अंदर जब ओपन मार्केट में आया, तो $1000 इसकी प्राइस हो गई। 2017 में $19,000, फिर डाउन रहा 19 के अंदर, देन फिर अपने आप को बढ़ाया। और दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइमिंग पर एक समय ऐसा भी आया कि $1,00,000, $1,000 का हाईएस्ट भी लगा चुका। और अभी जैसे कि करंट टाइम पे भी मुझे लगता है कि 95,000 के अप्रोक्स आज बिटकॉइन जो है वो रन कर रहा है मार्केट में, यानी कि आज भी इसकी जो कीमत है वो करोड़ों में है दोस्तों, राइट। तो ये करेंसी की पावर है, ये क्रिप्टो करेंसी की पावर है दोस्तों, और इस पावर को हमें समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज हमारा सीएस है, जो कि स्टार्टिंग जब हुआ था तो 0.5 उसकी माइनिंग होना शुरू हुई थी, यानी कि जो हम उसके कम्युनिटी के लाइक पार्ट थे, तो हम सब लोगों के पास में ऑप्शन था कि हम उसको $0.25 पर बाई करें। लेकिन जब वो ओपन मार्केट में आया, तो उसकी कीमत हुई करीब $2.5 के ऊपर, राइट। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे अब इसका यूज केस बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये ओपन मार्केट, लोग इस और बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसको जल्दी से लिस्ट कर दिया जाएगा। जब ये ओपन मार्केट के अंदर आएगा, इसका यूज केस बढ़ेगा। कल को 2026 के अंदर आने वाली जितने भी हमारे डिजिटल जो हमारी सर्विसेज होंगी, उन सारी सर्विसेज के अंदर सीएस का यूज होगा। टेक्सटाइल के अंदर इसका सीएस में यूज हो रहा है, दैट्स वाई इसके ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में सीएस जो है वो अपनी बड़ी प्राइस पर जाएगा, लेकिन आज हमारे पास में मौका है एक कम प्राइस के अंदर सीएस की होल्डिंग करने का। तो दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि विजय भैया एंड गोविंद भैया ने बताया था हमें इवेंट के अंदर, उस अकॉर्डिंग हम अपने अनुसार सीएस को बाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे पास में एक बेहतर संभावनाएं हो अच्छे अर्निंग्स करने के। तो हमें बिल्कुल ये चीजें लेनी चाहिए। और आई होप सो आप सब लोगों को सारी बातें आप लोगों ने सुनी, समझी, देखी, और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आई होगी लास्ट 2 दिन के अंदर ये सारी के सारी टेक्निकल चीजें। और मुझे लगता है कि इतनी बार मैंने चीजें रिपीट कर दी, इतनी बार मैंने एक ही चीज को घुमा घुमा करके आप लोगों को समझा दिया, कि मुझे लगता है आप लोगों के माइंड में चीजें सेट हो चुकी होगी। और नहीं हुई तो मैं कहूंगा दोस्तों, कर लो ये चीजें सेट, क्योंकि यही फ्यूचर है, यही भविष्य है। और इसी की नॉलेज के साथ में हम लोग बहुत बड़ा पैसा अपकमिंग आने वाले ईयर्स के अंदर बहुत बड़ा हम लोग करने वाले हैं। बाकी इतना ही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों की क्रिप्टो करेंसी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और एक समझदारी और नॉलेज इन चीजों के इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अधिकतर लोग बिना नॉलेज के साथ में जब इसके अंदर एंट्री करते हैं, तो वो अपने नुकसान भी कर लेते हैं। तो दैट्स वाई, बिना, जब तक आप एक प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर एक्सपर्ट नहीं बन जाते, तब तक आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा बाई एंड सेल का ट्राई ना करें। स्टार्टिंग समय में अभी हम T&S के ऊपर वर्किंग करके, प्रॉपर कम्युनिटी बिल्ड करके, प्रॉपर सबसे पहले अपना नेटवर्क बिल्ड करके अच्छा पैसा कमाने के ऊपर फोकस करें, और सही समय पर एंट्रीज करें। उसके में टाइम टू टाइम आपकी जो अपलाइंस हैं वो सब आपको नॉलेज देते रहते हैं। बाकी, और जितने भी सीएस या जो भी चीजें हम लोगों को अगर हमें बाई करनी भी है, तो
जितना हमारे पास में सेल्फ का अमाउंट है जिसको हम 1 साल 2 साल 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ इतने ही अमाउंट के साथ में सीएस को बाई करें। एक्स्ट्रा एफर्ट या इधर उधर से पेमेंट अरेंज करके या अपने लेवल्स के पैसों से, यानी कि जो चीजें आपके काम की है अर्जेंट के अंदर, ऐसे पैसों से कभी भी सीएस या कोई भी करेंसी बाई ना करें। ओके।